गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का लास्ट पेपर रह गया था 2024 वाला। 17 से लेके 23 तक सारे पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट पेपर हमारा रह गया था 2024। ESE 2024। इसका डिस्कशन करें। 17 से 24 तक जितने भी पेपर हुए उनमें सबसे एब्सर्ड जो पेपर आया है ESE का वो ये है। 8 साल में 2 बार ऐसा हुआ कि पेपर बड़े एब्सर्ड बने थे। एक हमने पिछले पेपर में देखा था 20 या 22 का जो पेपर था, वो काफी क्वेश्चन उसमें जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, मैंने बताया था उस समय 20 या 22 वाला पेपर जो था। और दूसरा ये पेपर, सबसे एब्सर्ड पेपर जो आया 8 साल में वो ये वाला था। इससे हमें ये पता लगता है कि पेपर कितना भी गंदा इन्होंने बनाया हो, कितना भी गंदा पेपर बनाया हो, पर कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी जरूर मिलेंगे जो डायरेक्ट कॉपी की लाइन थे। मतलब सबसे गंदे पेपर का एग्जाम्पल देखें 17 से 24 तक में ESE में, तो ये पेपर माना जाएगा। स्कोर भी लोग ज्यादा नहीं कर पाए थे, पर उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे दिखेंगे जो एज इट इज कॉपी की लाइनें हैं। तो इससे बताना मैं ये चाह रहा हूं कि पेपर कितना भी एब्सर्ड आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% क्वेश्चन आपको बाहर के पूछ देगा। 100% क्वेश्चन बाहर के आ जाए ऐसा नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे जो सीधे कॉपी की लाइनें होंगे, तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी कम जाएगी फिर। ठीक है। टफ होने का एक कारण ये भी था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, अब मैथमेटिक्स स्कोरिंग होता है इंजीनियर्स के लिए, और मैथमेटिक्स इन्होंने लेंथी पूछ दिया था। मैथ्स एप्टी मिलाकर ही 30 क्वेश्चन आ गए थे इसमें। 2024 में मैथ्स एप्टी मिला के 30 क्वेश्चन आ गए थे। 60 नंबर का तो 200 में से अकेले मैथ्स एंड एप्टी था, तो 30 क्वेश्चन ओनली मैथ्स एंड एप्टी आ गया था। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेंथी थे, ये प्रॉब्लम थी। एप्टी तो फिर भी लोगों से बना, मैथमेटिक्स में लोगों को दिक्कत आई। मैथ्स के क्वेश्चन काफी लेंथी पूछ दिए थे यहाँ पर, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैथ्स एप्टी आए तो हाई स्कोरिंग होना चाहिए था, पर स्कोर ज्यादा क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे अच्छा एरिया इंजीनियर्स के लिए, और वो क्वेश्चन लेंथी बन गए। तो मैथ्स अगर गड़बड़ हो गया तो स्कोर करना मुश्किल हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन भी ज्यादा थे मैथ्स एप्टी मिलाकर। शुरू के 30 क्वेश्चन मैथ्स और एप्टी ही था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको लेकर हुई थी। हर बार मैथमेटिक्स ठीक पूछता था तो 70, 80, 90 इस रेंज में लोग आ जाते थे, पर मैथमेटिक्स गंदा पूछने की वजह से दिक्कत हो गई थी। जो मेरे वाले एरिया है, जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, उनमें देखें कौन से क्वेश्चन बन पाए, कौन से नहीं बन पाए। यहां से स्टार्ट है, जीएस वाला जो पार्ट था यहां से स्टार्ट था। यह आईसीटी का क्वेश्चन है, जरा देखें ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि नहीं। आप ही बताओ ये पढ़ाया है कि नहीं। आईसीटी का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडियम यूज किया जाता है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल से आप टीवी, वीसीआर, स्टूडियो ये सब चलाते हो, जो ये सब चलाते हो, उसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो रिमोट कंट्रोल जो वर्क करता है टीवी को चलाने के लिए, वीसीआर को चलाने के लिए, ऑडियो सिस्टम स्टीरियो को चलाने के लिए, तो रिमोट कंट्रोल इसमें से क्या यूज करता है? बताओ भाई, पढ़ाया है कि नहीं? आप ही लोग बताओ। मैं आपसे कह रहा हूं इस पेपर को सबसे गंदा माना गया, तो भी जो मेरा एरिया था, जो मैंने पढ़ाए थे, उसमें से क्वेश्चन थे या नहीं थे? एब्सर्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, जो डायरेक्ट थे वो मिले या नहीं। अब पहले आप मुझे ये बताएं, क्या रिमोट कंट्रोल टीवी, वीसीआर इनमें किस पे काम करता है? कौन सी वेव यूज की जाती है? ये हमने बताया है या नहीं बताया आईसीटी में? मैं अपनी तरफ से कह ही नहीं रहा हूं क्लास में कराया कि नहीं, आप खुद बताइए आईसीटी में ये पढ़ाया है कि नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा डिफाइन किया है मैंने, एक वेव के बारे में बताया हुआ है। इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल होता है रिमोट कंट्रोल में। ये सेम क्वेश्चन आईसीटी में भी कराया है, जनरल साइंस में भी कराया है, कई बार रिपीट किया वो क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया क्वेश्चन है। इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये 31 का डी करेक्ट। शुरू के 30 क्वेश्चन एप्टी और मैथ्स वाले थे, मैथमेटिक्स और एप्टी है। 31 के बाद जीएस वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, आईसीटी का क्वेश्चन है ये।
31 नंबर हो गया। अब देखते हैं 32 नंबर। ये क्वेश्चन देखो, ओएसआई मॉडल में पढ़ाया है कि नहीं, प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में कहीं चर्चा की है कि नहीं। इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी, चारों के बारे में बता रखा है। सवाल ये पूछा है, कौन सा प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रैप आईपी पैकेट with the additional feature of multiplexing and demultiplexing using single IP। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में तो ये ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। पॉइंट टू पॉइंट में तो एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन की बात थी। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, मल्टीकास्टिंग क्या होती है, यूनिकास्टिंग क्या होती है, वो तो बताया हुआ है। तो पॉइंट टू पॉइंट की बात तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो आईपी प्रोटोकॉल पूछ रहा है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट की तो बात नहीं कर रहा है, ये तो आईपी प्रोटोकॉल की, ये तो आईपी पैकेट्स की बात कर रहा है। तो मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल प्रोसेस, सिंगल आईपी एड्रेस यूज करके ये कौन सा प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। प्रोटोकॉल हमने बता रखे हैं, ये है यूडीपी। यूडीपी की बात कर रहा है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसकी बात कर रहा है, यूडीपी। यूडीपी तो टीसीपी आईपी इंटरनेट आर्किटेक्चर जो है इसके ऊपर चलता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर। ये फिलहाल यूडीपी की बात कर रहा है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूपीपीएससी एई में यूडीपी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आप बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं, आईसीटी का सवाल है। देखिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड मॉड्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड मॉड्यूल is or are used where browser fetch from a special directory on the disk and install as an extension। कौन सा कोड मॉड्यूल यूज किया जाता है जहां ब्राउजर fetches from a special directory on the disk and install as an extension to itself। ब्राउजर में तो आप चीजों को सर्च करते हो। अरे सवाल तो पहले पढ़ लो, कोड मॉड्यूल जो ब्राउजर में यूज किया जाता है, ब्राउजर जो फेच करता है डाटा, तो इसका आंसर ब्राउजर लिखोगे क्या। स्टेटमेंट तो पढ़ लो पहले, कौन सा कोड मॉड्यूल यूज होता है जहां ब्राउजर फेच करता है इंफॉर्मेशन स्पेशल एड्रेस एंड इंस्टॉल एज एन एक्सटेंशन। इंस्टॉल एज एन एक्सटेंशन, तो ब्राउजर वाले में ब्राउजर आंसर लिख दोगे क्या। ब्राउजर के लिए कुछ बात पूछ रहा है तो ब्राउजर तो नहीं होगा ना। और यूआरएल के ऊपर तो प्रोटोकॉल लिखा होता है। अरे बेटा यूआरएल कैसे लिखोगे, यूआरएल की बात अगर करते तो यूआरएल पे तो प्रोटोकॉल लिखा होता है, पाथ लिखा होता है, डोमेन नेम, ये सब लिखा होता है। तो कहीं भी एक भी ये चीज थोड़ी पूछ रहा है। कौन सा कोड मॉड्यूल यूज होता है ब्राउजर में फ्रॉम अ स्पेशल डायरेक्टरी ऑन द डिस्क एंड इंस्टॉल एज एन एक्सटेंशन। तो यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल या डोमेन नेम, पाथ, उसकी बात ही नहीं कर रहा, कहीं पर कोई भी टर्म यूज नहीं हो रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, हम कोई चीज सर्च करने की रिक्वेस्ट ब्राउजर पर डालते हैं, वो सर्वर में सर्च करता है, वो डाटा ढूंढ के निकालता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल अलग तरीके से काम करता है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी उसको सर्च करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर डाटा ढूंढ के आपको दे रहा है। क्लाइंट सर्वर मॉडल अलग तरीके से काम करता है, उसकी बात भी नहीं कर रहा। प्लगइन जब करते हैं, प्लगइन जो होती है उससे रिलेटेड चीज है। इंस्टॉल एज एन एक्सटेंशन जो वर्ड यूज कर रहा है, प्लगइन। सिस्टम वगैरह लगातार यूज करते हो ना, कई बार मैसेजेस आते हैं, उस पर ध्यान देना। कई बार मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो वहीं से पता लगती है, तो ये प्लगइन होता है। कौन सा कोड मॉड्यूल यूज होता है जहां ब्राउजर फेच फ्रॉम अ स्पेशल डायरेक्टरी ऑन द डिस्क एंड इंस्टॉल एज एन एक्सटेंशन टू इटसेल्फ। प्लगइन बोलेंगे इसको, क्योंकि यूआरएल के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमने बात नहीं की है, ब्राउजर के बारे में पूछ ही नहीं रहा है वो। क्लाइंट सर्वर मॉडल भी ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि आपको प्लगइन समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, ये मालूम है कि भाई यूआरएल के बारे में ये बात नहीं हो रही है। यूआरएल पे तो इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल लिखी होती है कि आप सर्च कर रहे हो, ब्राउजर की बात ही नहीं पूछ रहा है, वो कोड मॉड्यूल पूछ रहा है ब्राउजर में जो यूज हो रहा है, तो ब्राउजर आंसर नहीं हो सकता। क्लाइंट सर्वर मॉडल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है। आप रिक्वेस्ट भेजोगे, सर्वर पे जाएगा, वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, वो भी इस तरह से काम नहीं करता। तीन को एलिमिनेट करके ही बन सकता है। ये बनना चाहिए था, ये सवाल बनने वाला है। जो नहीं बनेगा वो भी बता रहा हूं मैं। जैसे ये क्वेश्चन है, वेबसाइट डेवलपमेंट जो किया जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है।
वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, पर अब ये बनेगा कैसे? कंप्यूटर साइंस वाले होंगे उनके लिए तो आसान है, बाकी लोगों के लिए टफ है। अब जैसे ये बड़ा एब्सर्ड सा क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड व्हेन वेबसाइट इज कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ मेनी पेजेस? कौन सा फीचर यूज होता है अगर वेबसाइट कॉम्प्लेक्स हो, उस पर बहुत सारे पेजेस हो, मल्टीपल ऑथर ने जिनको बना रखा हो? ये इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही होगा? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज और आर यूज्ड व्हेन ए वेबसाइट इज कॉम्प्लेक्स consisting of many pages produced by multiple author working for the same company? एक ही कंपनी में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, कई सारे पेजेस उन्होंने क्रिएट किए हैं, वेबसाइट कॉम्प्लेक्स हो गई है। एक ही कंपनी में बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत सारे पेज वेबसाइट के तैयार किए और ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ऑफन डिजायरेबल टू हैव अ वे टू प्रिवेंट अ डिफरेंट पेज फ्रॉम हैविंग डिफरेंट अपीयरेंस। तो क्या चीज को हम यूज कर सकते हैं कि अलग अलग अपीयरेंस शो ना हो? अलग अलग लोगों ने अलग अलग पेज बनाए तो अलग अपीयरेंस ना हो, उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग लोगों ने वेबसाइट का अलग अलग पेज बनाया, वेबसाइट कॉम्प्लेक्स हो गई, तो क्या फीचर का इस्तेमाल करें कि डिफरेंट अपीयरेंस से बचाया जा सके? बिल्कुल अलग ना लगे, कि वेबसाइट का हर पेज एक दूसरे डिफरेंट ना लगे, तो अलग अलग अपीयरेंस से प्रिवेंट करने के लिए, डिफरेंट अपीयरेंस से बचाव करने के लिए क्या फीचर का इस्तेमाल किया जाए? अभी आसान क्वेश्चन नहीं है, जिसको वेबसाइट वगैरह का आइडिया होगा डेवलपमेंट का वो बता पाएगा, मैकेनिकल सिविल का कोई मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन से, तो क्यों इनको करना है? नहीं करना, छोड़ देते। स्टाइल शीट वैसे इसका आंसर होता है, पर ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा कि आप टेक्निकल वाले से भी, मैकेनिकल सिविल वाले से भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट पूछ रहे हो। टेक्निकल इतना सिलेबस कम है क्या? तो ऐसे क्वेश्चनों में नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए। इस चीज का आइडिया है तो करो, नहीं आइडिया छोड़ दो। ये मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये पढ़ाया हुआ है। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है वेब पेज डेवलपमेंट में इन द स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग? ये मैंने बताया था। वेबसाइट डेवलपमेंट में डाटा का पैटर्न कैसा है लिखने का, डाटा का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, कौन से प्रोटोकॉल में डिफाइंड होता है, ये बताया हुआ है। Which one of the following is used to develop the web pages in the structured and for automated processing? Extensive markup languages, extensible markup language, या hypertext markup language, या extended hypertext markup language, या markup language? XML होगा इसका आंसर। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। Which one of the following interface is used to allow web server to talk to backend program and script that can accept input and generate HTML pages? अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, हालांकि सेम चीज के ऊपर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 8 पेपर में से 3-4 बार आ चुका है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इंटरफेस वेब सर्वर को अलाउ करता है टू टॉक टू बैकएंड प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट एंड जनरेट HTML पेजेस? कॉमन CGI पे क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। कॉमन गेटवे इंटरफेस, इसके ऊपर अलग से एक शॉर्ट नोट बना के ऐड कर लो अपनी कॉपी में। CGI मैंने बताया भी है, जहां तक मुझे ध्यान है CGI मैंने बताया है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स बनाकर, एक शॉर्ट नोट बना के नोट्स में ऐड कर लो CGI पर। यहाँ पे एक होमवर्क नोट कर लो, 4-5 लाइन शॉर्ट नोट्स बना के ये ऐड कर लो कहीं CGI के बारे में। इसके बारे में 8 में से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका एक शॉर्ट नोट 5-6 लाइन का बनाकर ये ऐड कर लीजिए नोट्स में। ChatGPT पे मत सर्च करना,
कोई सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह का डाटा होगा, IBM या किसी का, वहां से इसको लेना, वहां से बनाना नोट्स, चैट जीपीटी नहीं। ये नंबर पूछ रहा है, ये नंबर वाले क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता बनेंगे। स्टेटेड कोड रिस्पॉन्स क्या होगा, ये नंबर नहीं पता बता पाओगे, जरूरत भी नहीं है। आईटी पॉलिसी के बारे में क्या बात सही है? आईटी पॉलिसी के बारे में क्या बात सही है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी पॉलिसी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। आईटी पॉलिसी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दूसरे के जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन चीजों को रिस्पेक्ट करना, आईटी पॉलिसी में ये होगा कि नहीं? आईपीआर का प्रोटेक्शन भी होगा कि नहीं? आईटी पॉलिसी में आईपीआर प्रोटेक्शन भी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, इसको वायलेट नहीं करना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है। Inappropriate use of IT resources, web surfing, blogging, personal emailing, and other use of computer for purpose other than business. IT resources का inappropriate use अगर होता है बिजनेस के अलावा, तो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन की बातें भी इसमें होंगी। इनएप्रोप्रिएट यूज ये नहीं कह रहा है कि इनएप्रोप्रिएट यूज करो, वो कह रहा है कि बिजनेस के अलावा, काम के अलावा आलतू फालतू के लिए अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, मिसयूज भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिसयूज पे रोक लगाने के भी नियम होंगे इसमें आईटी पॉलिसी में। और एक और थर्ड वाला भी देख लें, द नीड टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ आईटी रिसोर्सेज, आईटी रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी भी चाहिए, गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस यूज होंगी, ये बात भी सही है, इसको नहीं काट सकते। तो 1 2 3 तीनों सही होगा, तीनों सही होगा। यहाँ इसने लिख दिया ना, अदर देन बिजनेसेस, काम के अलावा आलतू फालतू में चीजें कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उसको रोक लगाता है। 1 2 3 तीनों होना चाहिए। अच्छा, पर एक ऑप्शन और भी है, अभी एक ऑप्शन और भी है, द यूज ऑफ द कंप्यूटर टू हैरेस और इंसल्ट अदर एंड बाई अदर मीन, क्या आईटी पॉलिसी ये अलाउ करेगी? द यूज ऑफ द कंप्यूटर टू हैरेस अदर, टू हैरेस एनी पर्सन, क्या आईटी पॉलिसी इसको सपोर्ट करेगा क्या, या इस पे रोक लगाएगा? बड़ा क्लियर कट इसको लिखना चाहिए, इसने थोड़ा सा ना एम्बिग्यूटी कर दी स्टेटमेंट में, क्लैरिटी नहीं रख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू वर एड्रेस, कौन से इशू एड्रेस होते हैं आईटी पॉलिसी में? अब इसको ऐसे पढ़े, आईटी पॉलिसी किन किन चीजों को डील कर रही है ना, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो 1 और 3 को तो हटा नहीं सकते, 1 और 3 तो होना ही होना है भाई। 1 आईपीआर को प्रोटेक्शन की बात आईटी पॉलिसी कर रही है, द नीड टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ आईटी रिसोर्सेज, इसको तो नहीं काट सकते, 1 और 3 तो होना ही है, 1 और 3 होना है, तो फिर ये गया और ये भी गया। 1 और 3 होना है, तो ये दो तो वैसे ही हट गए। रिस्पेक्ट ऑफ द आईपीआर करेक्ट, द नीड टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी ऑफ आईटी रिसोर्सेज 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, आईटी पॉलिसी कौन कौन से इशू को एड्रेस करती है, किन किन इशू को एड्रेस करती है? आईटी रिसोर्सेज का इनएप्रोप्रिएट यूज अगर किया जा रहा है, इसको भी एड्रेस करेगा कि नहीं, ऐसे बताओ। सवाल मेरा अलग तरीके से मैं पूछ रहा हूं, इनएप्रोप्रिएट यूज अगर आईटी रिसोर्सेज का किया जा रहा है, तो आईटी पॉलिसी के अंदर ये इशू भी एड्रेस होता है कि नहीं, ऐसे बताओ। आईटी रिसोर्सेज में इनएप्रोप्रिएट यूज अगर किया जा रहा है, चीजों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या आईटी पॉलिसी इसको भी एड्रेस करती है? इसके लिए भी कुछ नियम है, इस तरह से समझेंगे तो ये बात भी सही है, आईटी पॉलिसी इसको भी एड्रेस करता है। ठीक, 1 2 3 हो गया। चौथा, क्या आईटी पॉलिसी इसको भी एड्रेस करता है?
कंप्यूटर का इस्तेमाल अगर लोगों को डराने के लिए, हैरेसमेंट के लिए, इंसल्ट करने के लिए किया जा रहा है ईमेल के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा, क्या आईटी पॉलिसी इस मुद्दे को भी एड्रेस करता है? क्या आईटी पॉलिसी इस मुद्दे को भी एड्रेस करेगा? तो भाई लैंग्वेज को समझना है मुख्य बात। तो क्या आईटी पॉलिसी इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करेगा या नहीं करेगा? इसको भी एड्रेस करेगा, तो चारों बातें सही हो जाएंगी। मतलब आईटी पॉलिसी किन किन चीजों को एड्रेस करता है? आईपीआर रिस्पेक्ट करना, ये भी इंक्लूड है। आईटी रिसोर्सेज का इनएप्रोप्रिएट यूज ना हो, उसको भी एड्रेस कर रहा है, ये चीजें भी कवर्ड हैं। आईटी रिसोर्सेज सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये भी कवर्ड है। और हैरेसमेंट वगैरह किसी का ना किया जाए, ये भी कवर्ड है। तो चारों स्टेटमेंट सही होंगे। आईटी पॉलिसी इन सबको एड्रेस करता है, इन सबको कवर कर रहा है। Which one of the following is a harmful program? हार्मफुल प्रोग्राम बताना है। हार्मफुल प्रोग्राम that reside in the active memory of the computer and duplicate itself without human intervention, बिना human intervention के अपने आप मल्टीप्लाई होता जा रहा है। often sending copies of themselves to other computer by email, by email। तो कौन सा हार्मफुल प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट रिसाइड इन द एक्टिव मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, और डुप्लीकेट करता जाता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, और अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार कर देता है, अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार कर देता है। 39 नंबर। अभी ये क्वेश्चन पढ़ा रखा है हमने, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पर इसमें दो ऑप्शन आपको बड़े क्लोज नजर आएंगे। अब जो इसने स्पेसिफिक लिखा है ना, एक्टिव मेमोरी वर्ड, उन सब में थोड़ा गड़बड़ है मामला। तो अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार कर देता है, ये काम तो वायरस भी कर सकता है, वॉर्म भी करता है। ये जो काम है वॉर्म भी करता है और वायरस भी करता है। अब जो इसने और डिटेल लिखी है, उस और डिटेल में जाएंगे अगर, जब ये कह रहा है हार्मफुल प्रोग्राम है जो एक्टिव मेमोरी में रहता है, डुप्लीकेट करता है, और सेंडिंग कॉपी ऑफ देमसेल्फ टू अदर कंप्यूटर बाय ईमेल, इसके द्वारा हो रहा है, तो इसका आंसर यूपीएससी ने जो दिया था वॉर्म दिया था। मतलब वॉर्म को डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो वो कनेक्ट हो रही है बात। जबकि वायरस जो है वॉर्म, इन्होंने आंसर वॉर्म दिया हुआ है यूपीएससी का आंसर वॉर्म है इसमें, क्योंकि वॉर्म वायरस ये सब पढ़ाया हुआ है हमने। पर एक्टिव मेमोरी में रिसाइड करता है, उस पर जाके चेक करेंगे तब फिर वॉर्म निकलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अटैक इज वन इन विच ए मैलिशियस हैकर टेक ओवर कंप्यूटर बाय द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हैकर आपके सिस्टम को हैक कर लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अटैक, इसमें से कौन सा अटैक है जिसमें एक बुरी नीयत वाला हैकर जो है, मेलिफाइड इंटेंशन वाला मैलिशियस हैकर आपके कंप्यूटर को टेक ओवर कर ले रहा है इंटरनेट के माध्यम से, एंड कॉजेज देम टू फ्लड अ टारगेट साइट विद डिमांड फॉर डाटा एंड अदर स्मॉल टास्क। इसे क्या कहते हैं? कौन सा अटैक इसमें से होगा जिसमें मैलिशियस हैकर आपके कंप्यूटर को टेक ओवर कर लिया इंटरनेट के माध्यम से, एंड कॉज देम टू फ्लड ए टारगेट साइट। एक टारगेट साइट पे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे स्पैम भेज रहा है, विद डिमांड फॉर डाटा एंड, और आप डाटा डिमांड कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, एंड अदर स्मॉल टास्क। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। Which one of the following is a set of program that enable its user to gain administrative level access to a computer without end user सहमति और knowledge? कौन इसमें से सेट ऑफ प्रोग्राम है जो यूजर को ये इनेबल कर देता है, उसको कैपेबल कर देता है कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस वो ले ले बिना आपके नॉलेज के, बिना आपकी जानकारी के? कौन सा सेट ऑफ प्रोग्राम ऐसा होता है जो यूजर को इनेबल कर देता है कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस वो अपने पास ले लेगा कंप्यूटर का बिना आपकी नॉलेज के? इसे क्या कहते हैं? कौन सा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो सामने वाले व्यक्ति को कैपेबल कर देता है, इनेबल कर देता है कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का कंट्रोल वो ले जाएगा कंप्यूटर का बिना आपकी नॉलेज के? आप ही का कंप्यूटर का कंट्रोल ले गया और आपको पता भी नहीं। रूट किट, इसे बोलते हैं रूट किट।
साइबर सिक्योरिटी पे ही इन्होंने कई क्वेश्चन पूछ दिए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर एंड और हार्डवेयर दैट मॉनिटर करता है सिस्टम एंड नेटवर्क रिसोर्सेस को एंड एक्टिविटीज को, और नोटिफाई करता है नेटवर्क सिक्योरिटी पर्सनल को। अगर वो डिटेक्ट करता है नेटवर्क ट्रैफिक कि आपके सिस्टम को कोई सेंध लगाना चाह रहा है, आपके सिस्टम में कोई इंटर करना चाह रहा है, तो कैसे पता चलता है? कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सिस्टम जो आपके सिस्टम में अगर कोई एंट्री कर रहा है आपकी जानकारी के बिना, सेंध लगा रहा है, उसकी जानकारी देता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम जो मॉनिटर कर रहा है नेटवर्क रिसोर्स एक्टिविटी, अगर कोई इंटर कर रहा है आपके सिस्टम में, कोई ट्रैफिक से, नेटवर्क ट्रैफिक के द्वारा कोई एंट्री कर रहा है, तो वो आपको जानकारी दे। वो सिस्टम कौन सा होगा? नेटवर्क सिक्योरिटी का क्वेश्चन है बेसिकली। विच वन ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दैट मॉनिटर सिस्टम रिसोर्स एक्टिविटी एंड नोटिफाई network security personnel when it detect network traffic that attempt to circumvent the security measure of a network computer? intrusion बोलते हैं इसको, intrusion सेंध लगाना, सेंधमारी करना आपके सिस्टम में, intrusion वर्ड यूज होता है इसके लिए। intrusion डिटेक्शन सिस्टम होता है। तो वही मैंने कहा कि आसान नहीं था, कुछ क्वेश्चन बहुत गंदे भी पूछे थे। ये वाला बता लोगे, ये काफी यूज होता है, जनरली बड़ा यूज होता है। ये सोशल मीडिया वगैरह पे आप अवेलेबल हो, बहुत सारी जानकारी आपकी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आजकल देखते हो ना, सोशल मीडिया से आपकी फोटो निकाल ली फेसबुक या कहीं से, उसको कुछ एडिट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसको कुछ ऑब्सीन कंटेंट बना दिया और आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपका ये डाटा हम लीक कर देंगे, पैसा दो नहीं तो डाटा लीक कर देंगे। ये आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से उठा ली, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आजकल अवेलेबल, आप ध्यान भी नहीं देते और कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पर डालते जाते हो। तो आपकी बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उसको मैनिपुलेट करके और आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनेट रिकॉर्ड टू ट्रैक डाउन द आइडेंटिटी ऑफ समवन हु पोस्टेड, जो आपने पोस्ट कर रखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें, उसका मिसयूज करके आपको ब्लैकमेल करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इस चीज को इस भाषा में, आईसीटी की भाषा में क्या बोलते हैं? बोलो भाई, क्या कहेंगे इसको? इसे कहते हैं डॉक्सिंग। ये तो आजकल बहुत चर्चा में रहता है, इसे डॉक्सिंग कहा जाता है। भाई पोर्नोग्राफी तो नहीं बोला जाता है इसको, इंटरनेट फिल्टर नाम का भी कोई वर्ड आपने नहीं सुना होगा, डॉक्सिंग बोलते हैं इसको। बाकी वर्ड जबरदस्ती बनाए हुए हैं इसमें, ये टेक्निकल वर्ड इसके लिए डॉक्सिंग यूज होता है। तो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते। ये बन सकता था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कौन सा कानून है जो ये मैंडेटरी करता है स्कूल्स और लाइब्रेरी वगैरह के लिए कि कंप्यूटर एक्सेस, आपका जो सिस्टम वहां दिया जाएगा उस पे एक्सेस नहीं कर सकते किसी ऑब्सीन मटेरियल को या पोर्नोग्राफी नहीं उसमें कुछ वॉच कर सकते, एंड एनीथिंग जो कि माइनर्स के लिए हार्मफुल हो। स्कूल्स में या लाइब्रेरीज वगैरह में भी कंप्यूटर दिए होते हैं, तो कौन सा एक्ट इस बात पे रोक लगाता है? कंप्यूटर एक्सेस में कुछ चीजें ब्लॉक होती हैं, उन कंप्यूटर्स में आप कोई ऑब्सीन मटेरियल, कोई पॉर्न कंटेंट या कोई ऐसी चीज जो माइनर के लिए हार्मफुल हो, उसका एक्सेस नहीं होता, उसका एक्सेस नहीं होता। तो वैसे तो कानून कई सारे बने हैं, पॉक्सो एक्ट भी है, पॉक्सो एक्ट के तहत भी ये सब आता है, उसमें भी आता है। इसके अलावा इसमें कुछ कानून लिखे हैं, टेलीकॉम एक्ट आता है, चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट आता है, चिल्ड्रन इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, कम्युनिकेशन डिसेंसी। इसमें पॉक्सो एक्ट वगैरह लिखा ही नहीं है इन्होंने, पॉक्सो एक्ट वगैरह लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन ही
करेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन ही करेक्ट नहीं है। यूपीएससी ने भी इसके आंसर में क्रॉस कर रखा है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट वगैरह का जिक्र नहीं किया यहाँ पर, तो एक भी क्लियर आंसर इसमें नहीं है, चारों स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं। पॉक्सो एक्ट वगैरह का जिक्र करता तो वो ठीक होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द कमर्शियल ईमेलर इन सेंडिंग आउट मैसेज? कोई कमर्शियल प्रोडक्ट को प्रचार कर रहे हैं, कौन सा एक्ट है इसमें, कौन सा एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द कमर्शियल ईमेलर? कमर्शियल मेल वगैरह आपको आता है, अपना मेल खोलोगे कई सारे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, मेल वगैरह आप चेक करेंगे, तो कौन सा एक्ट है, कौन सा for the commercial emailer in sending out message that advertise a commercial product, controlling the assault of non-solicited pornography and marketing act? ये होगा। ऐसी चीजों को तो नहीं भेज सकते, पर मार्केटिंग वगैरह के पर्पज से अलाउड है, ये अप्रूवल देता है। कंट्रोलिंग द असॉल्ट ऑफ नॉन सॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग एक्ट। अब कितने कानून जानोगे, सारे कानून याद थोड़ी रख सकते हो। क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है, गूगल पे देख के बता लोगे, पर सारे एक्ट थोड़ी याद कर सकते हो, इतने सारे एक्ट बने हुए हैं, पूछने को कुछ भी पूछ दे रहा है। इसमें थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो। प्रोफेशनल आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेजेस होती हैं? आप कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हैं और आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी डेवलप हो, आप एक अच्छे प्रोफेशनल बने, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए बताओ। एक अच्छे प्रोफेशनल में आप क्या देखते हो? एक नया प्रोफेशनल है और धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस्ड बनता जाए, उसका डेवलपमेंट होता जाए, उसमें क्या क्या स्टेजेस आपको लगती हैं, क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल आइडेंटिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेजेस होने चाहिए? प्रोफेशनल में सबसे पहले क्या चाहिए मुझे ये बताओ। प्रोफेशनल औरों से कैसे अलग है, उसमें सबसे मेन की फैक्टर क्या है? कुछ मालूम हो नहीं मालूम हो मुझे ये बताओ, प्रोफेशनल के अंदर सबसे पहली क्या चीज होनी चाहिए? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब प्रोफेशनल है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट इनकी फॉर्मल पढ़ाई होती है अपने प्रोफेशन की, तो सबसे पहली चीज इनके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्या है? नॉलेजेबल व्यक्ति है, अपने काम को अच्छी तरह समझता है, एक्सपर्ट है ना। तो सबसे पहले कुछ मालूम हो ना मालूम हो, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए तो पहले तो नॉलेज पे दिमाग लगा लें। नॉलेज की बात यहां नहीं की सॉरी, यहां पर भी नहीं लिख रहा। तो सबसे पहले तो अपने काम की नॉलेज उसको हो, पजेसिंग नॉलेज यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है। अब एक तो हम यहां पे दिमाग लगाएं, इस वाले पे देखेंगे और इस पे दिमाग लगाएंगे। पजेसिंग नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए पहली बात। अब अगले स्टेटमेंट में दिमाग लगाएं। प्रोफेशनल सर्विस और टीम ओरिएंटेड आइडियलिस्ट, टीम ओरिएंटेड होना चाहिए या प्रोफेशनल सर्विस, और एक तीसरा वर्ड देख लें, सेल्फ डिफाइनिंग और इंटीग्रेटेड पर्सनल, दोनों में दिया है। सेल्फ डिफाइनिंग और इंटीग्रेटेड पर्सनल दोनों में लिखा है, तो केवल इस वर्ड से क्लियर होगा प्रोफेशनल सर्विस या टीम ओरिएंटेड। टीम ओरिएंटेड स्पिरिट ज्यादा बड़ी बात है। टीम ओरिएंटेड सिर्फ मैं नहीं होना चाहिए, जहां टीम वर्क है, टीम ओरिएंटेड वो इंपॉर्टेंट है। कि कई सारे डॉक्टर मिलकर सर्जरी कर रहे हैं, तो टीम ओरिएंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, केवल मैं करेगा तो काम नहीं चलेगा, हर चीज वो नहीं जान रहा। टीम ओरिएंटेशन अप्रोच जरूरी है प्रोफेशनल के लिए। सी वाला स्टेटमेंट सही होगा। ये क्वेश्चन बन सकता था, प्रोफेशनल के डेफिनेशन अगर आपको पता है तो ये बन सकता था, इसमें तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, आपकी कॉपी की डायरेक्ट लाइन है, ये सीधी सीधी लाइन है कॉपी की, ऑप्शन भी नहीं, मतलब मैं हिंट भी नहीं दे रहा हूं इसमें। आप ही बताओ, पेपर कितना ही गंदा रहा हो, पर कुछ क्वेश्चन है जो बन सकते थे और कुछ बिल्कुल नहीं, हवा लग रही है। ऐसे पेपरों में वही सेलेक्ट होगा जो अपने पे कंट्रोल करके निगेटिव कम करेगा। इस तरह के पेपरों में कलाकारी यही है कि निगेटिव कितना कम करते हो, कितना निगेटिव से बचो, सारा खेल ही यही है। तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है क्या प्लानिंग होनी चाहिए। इस तरह के पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है निगेटिव कम करना।
निगेटिव नहीं लोगों को बाहर किया होगा, बाद में पता चला कि 40 नंबर वाला भी क्वालिफाई कर गया 200 में से, तो निगेटिव कम करते तो बात बनती। ज्यादा तुक्का लगा दिए, बाहर हो गए। तुक्का क्यों लगाते हैं? सर सीनियर्स ने कहा था ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तब नंबर आएंगे। अरे ज्यादा अटेम्प्ट करके निगेटिव कर दोगे, निगेटिव से बचना है, कंपटीशन है ये। निगेटिव दिया ही इसीलिए जाता है कि पीछे हो जाओ। जो प्लस में बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से भी निगेटिव कर दे रहे हैं। निगेटिव अननेसेसरी नहीं बढ़ाना। सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। एज इट इज लाइन है कॉपी की, यही सीधे सीधे लाइन है कॉपी की। पैरामाउंट द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कॉमन सेंस क्या? ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉपी की लाइन है, एज इट इज लाइन है। तो जो डायरेक्ट कॉपी का बता भी रहा हूं, जो नहीं बनने वाला है वो भी बता रहा हूं। एक ये क्वेश्चन आया, ए वेरी कंपैशनेट मैन इंजीनियर बर्नार्ड एमाडेई 2001 में was profoundly affected by the poor living condition in underdeveloped countries. अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में जो लोगों की स्थिति बड़ी खराब है, 2001 में एक इंजीनियर जिसका नाम था बर्नार्ड एमाडेई, वो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो पुअर कंडीशन है लोगों की, उससे बड़ा प्रभावित हुआ। सच एज जैसे क्लीन वाटर लोगों के पास नहीं है, तो इसने एक EWB नाम से एक संस्था बनाई। EWB अमेरिका नाम से एक संस्था बनाई 2001 में यूएस में, फॉर इंप्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर, जिसका पर्पस था लिविंग कंडीशन लोगों की सुधारी जाए। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो थे EWB में, कई सारे प्रोजेक्ट पे दुनिया में ये लोग काम करते हैं कि लोगों की ह्यूमन की स्थिति सुधारी जा सके। एक बहुत कंपैशनेट व्यक्ति बर्नार्ड एमाडेई 2001 में वो बड़ा प्रभावित हुआ, इस बात से इन्फ्लुएंस्ड हुआ कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पुअर लोगों की स्थिति बड़ी खराब है, क्लीन वाटर तक उनको नहीं मिल पाता। इस चीज को देखकर इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक NGO बनाया EWB अमेरिका में 2001 में, जिससे लिविंग कंडीशन लोगों की सुधारी जा सके। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह इसका हिस्सा बने, संस्था से जुड़े। कई सारे प्रोजेक्ट पे दुनिया में संस्था काम करती है कि ह्यूमन की हालत सुधारी जा सके। EWB का फुल फॉर्म क्या है? इस संस्था को कहते हैं इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस संस्था का नाम है इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर। इस तरह की कई संस्थाएं हैं, जैसे डॉक्टर्स की भी एक संस्था है जिसे कहते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। डॉक्टर्स की भी एक है, उसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर कहते हैं। इंजीनियर्स वाला जो बना उसको इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर्स कहते हैं। दुनिया के लिए हेल्प करना, लोगों की स्थिति को इंप्रूव करना। ठीक है, इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर्स। फिलोसोफर WD रॉस, इन्होंने बेसिक ड्यूटीज बताई। बेसिक ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस क्या होने चाहिए ह्यूमन पर? बेसिक ड्यूटीज क्या है? फिलोसोफर WD रॉस कहते हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि आपकी बेसिक ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन क्या है जो मानव के तौर पे आपको करना ही चाहिए। ये प्राइमा फेसी, मतलब ये तो सबको करना ही चाहिए, बेसिक ड्यूटीज की लिस्ट। तो WD रॉस ने बेसिक ड्यूटीज की लिस्ट बताई। आप जरा अपने आप को इस रख के देखो, एक ह्यूमन के तौर पर बेसिक ड्यूटीज आपकी क्या होनी चाहिए? ड्यूटीज ऑफ ग्रेटिट्यूड, कोई चीज आपके लिए हुई है तो उस चीज को आप रिस्पेक्ट करें, ग्रेटिट्यूड दें, ये तो आएगा ही आएगा। जस्टिस, ये भी न्याय को आप स्वीकार करें, न्याय करें भी और स्वीकार भी करें। ड्यूटी ऑफ बेनिफिसेंस, आपका एक्शन या काम जो हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट करता हो, लोगों के हित में हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये भी होना चाहिए। तो अच्छा, ये हो सकती है क्या? ड्यूटी टू इंज्योर अदर्स, ये आपकी ड्यूटी है कि लोगों को नुकसान पहुंचाओ, ये हो सकता है कभी? आपको थ्योरी पता हो या ना पता हो, मेरा एक सवाल है, 4 नंबर कभी आंसर हो सकता है? 4 नंबर तो कभी नहीं हो सकता। किसी की ड्यूटी हो सकती है किसी को इंजरी पहुंचाना, बीमार को परेशान कर देना। 4 नंबर को एलिमिनेट कर देते और जानबूझ के दिया है 4 नंबर कि एलिमिनेशन से ही बन जाए। अब वैसे अगर क्वेश्चन देखें तो टफ लग रहा था कि WD रॉस ने पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है, लिस्ट बना रखी है, पर जानबूझ के उसने 4 नंबर दिया कि एलिमिनेट करके बन जाए। पर ऐसे पेपरों में होता क्या है, शुरू के क्वेश्चन लगातार गंदे दे दिए, लेंथी क्वेश्चन दे दिए, मैथमेटिक्स के लेंथी क्वेश्चन आ गए। अब सीक्वेंस में चल रहे हैं और 10 क्वेश्चन लेंथी हो गए, आंसर आ नहीं रहा,
यहां तक पहुंचते पहुंचते एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह दिमाग से निकल जाती है, परेशान हो जाते हैं और फिर देख के क्वेश्चन छोड़ने का मन करने लगता है, पता नहीं क्या पूछ रहा है। जबकि ठंडे दिमाग से धैर्य के साथ पढ़ते 4 को एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाता। ये क्वेश्चन 1 नंबर पे भी दे सकता था ये, पर जानबूझ के बीच में रखा है कि यहां तक आते आते पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। और अब देख रहे हैं तो बहुत लोगों को लग रहा है सर ये तो सिंपल था। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर वहां तो मैंने किया ही नहीं, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि शुरू के 15 क्वेश्चन देखते ही दिमाग घूम गया। इतने लेंथी क्वेश्चन, मैथ्स में आंसर ही नहीं आ रहे थे, लंबे लंबे क्वेश्चन दे रखे थे। तो यही कंपटीशन की ट्रिक होती है इन लोगों की, कट ऑफ नीचे लाने के लिए। कभी ऐसा नहीं होगा पूरा पेपर टफ हो जाए, पर लास्ट तक पेशेंस कौन बना के रख पाएगा, यही खेल है। एग्जाम हॉल में अगर हम बैठे हैं तो एलिमिनेशन यहां समझ आ गया कि आराम से एसी चला के ठंडे रूम में बैठे पूरा दिमाग लगा रहे हैं कि क्वेश्चन पे गूगल भी कर लो। वहां तो ऐसा नहीं होता। एलिमिनेशन पर पेशेंस रखना कि पेपर में जरूर आगे कुछ ना कुछ आसान क्वेश्चन भी होंगे, सारा टफ नहीं हो सकता। पैरामाउंट सेफ्टी वाला क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इनमें गड़बड़ नहीं हो सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100% पेपर टफ हो जाए, आज तक नहीं हुआ ऐसा। हाँ 50% टफ, 40% टफ, तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। सबके लिए है वो चीज, ऐसा होगा तो सबके लिए है। What are the types of moral judgment? मोरल जजमेंट आपको क्या बताता है, सही गलत की पहचान भी देता है या नहीं? मोरल जजमेंट आपका जो होता है वो आपको क्या ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? आपकी अंतरात्मा आपको ये समझ देती है या नहीं? इस बात को ध्यान में रख के आंसर करो, इस बात को ध्यान में रख के आंसर करना है। मोरल आपके अंतरात्मा से कंट्रोल होने वाली बात है। आपकी अंतरात्मा आपको कोई भी निर्णय करने में क्या ये बता पाती है क्या करना है क्या नहीं करना, सही गलत का अंतर बता पाती है? उसको ध्यान में रख के आप लोग आंसर करें। कोई हिंट भी नहीं दे रहा हूं मैं, अपने आप बताओ। सॉरी। सॉरी। सभी लोगों ने सी बताया है। हाँ, क्या परमिसिबल होना चाहिए क्या इम्परमिसिबल होना चाहिए, यही सही है। परमिसिबल इम्परमिसिबल। और मोरल आपको प्रोफेशन की बात थोड़ी कर रहा है। अगर एथिक्स होता यहां पर तब प्रोफेशन की बात करते, अगर एथिक्स लिखा होता तब हम प्रोफेशन पे दिमाग लगाते। ठीक, एथिक्स नहीं लिख रहा, मोरल लिख रहा है, तो पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, तो परमिसिबल इम्परमिसिबल। प्रोफेशनल वर्ड तो ऐसे ही हट जाएगा ना, एथिकल वर्ड एथिक्स वर्ड यूज करता तो हम प्रोफेशनल पे भी दिमाग लगाते। ठीक, सभी का आंसर ठीक है। डेविस टेस्ट, एक काम यहां पे करना, डेविस वाला क्वेश्चन देखो पीछे भी आया था कि कौन सा डेविस टेस्ट का, डेविस मोरल टेस्ट का पार्ट नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी वाला हमने आंसर किया था वहां पर। डेविस टेस्ट के जो 8 मोरल टेस्ट हैं इसकी लिस्ट कॉपी में नोट करनी है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, कुछ भी नहीं उसमें लिखा होगा, हार्म टेस्ट, पब्लिसिटी टेस्ट ऐसे करके लिखा होगा। तो डेविस मोरल टेस्ट जो है 8, ये लिस्ट बना के कॉपी में नोट कर लो एथिक्स में। डेविस मोरल टेस्ट 8 टेस्ट है, फैक्चुअल डाटा है, एज इट इज कॉपी में नोट करना है ये, क्योंकि दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पिछली बार भी आया, इस बार भी आ गया। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था डेविस के 8 मोरल टेस्ट में कौन सा नहीं है ये पूछा था। ठीक, डेमिंग डेडली डिजीज तो मैंने बताए भी थे। डेविस मोरल टेस्ट, डेमिंग डेडली डिजीज, डेमिंग डेडली डिजीज ये भी बताया था हमने, इमेज भी दिखाई थी मैंने। डेमिंग डेडली डिजीज कौन कौन सी होती हैं ये कॉपी में जरा नोट कर लो। एक मैंने कैरल का CSR मॉडल बताया था, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायग्राम दिखाया था उसका। फिलेंथ्रोपिक, कैरल CSR सीक्वेंस क्या था, सबसे ऊपर था फिलेंथ्रोपिक, फिर था एथिकल, फिर था लीगल, लास्ट में था इकोनॉमिक। ये पिरामिड बना हुआ था इसी का, ऐसे बना हुआ था। तो कैरल CSR, इनको कॉपी में नोट कर लेना। 3 मैंने फिलहाल बोले हैं, डेविस मोरल टेस्ट, डेमिंग डेडली डिजीज, कैरल CSR, तीनों बता चुका हूं, पर कॉपी में आपने नोट किए कि नहीं?
एथिक्स में लास्ट में इनको लिख लेना। फिर से बोल रहा हूं मैं, डेविस मोरल टेस्ट, डेमिंग डेडली डिजीज, कैरल CSR, तीनों पढ़ा दिए हैं। एथिक्स में लास्ट में इनको ऐड कर लेना, क्योंकि जब दिख रहा है बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर क्यों नहीं नोट करोगे। तो डेविस जो दैट रिलाई ऑन अवर कॉमन सेंस मोरलिटी बट आल्सो रिफ्लेक्ट सम कंसेप्ट, इसमें पहले ही वर्ड से पता लग रहा, हार्म टेस्ट उसमें लिखा था, पिछले वाले पेपर में भी हार्म टेस्ट वर्ड आया था, उसमें डेविस मोरल टेस्ट में ये वर्ड आता है, तो पहला वाला ही ठीक है। हार्म टेस्ट तो पहले ही वर्ड में आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में भी, तो ये आंसर होगा पहला वाला, डेविस मोरल टेस्ट पहला वाला। यूटिलिटेरियन अप्रोच, यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कहती है, सारा हिसाब किताब लगाने के बाद वो अप्रोच फॉलो करना जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करती हो, मतलब मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपुल, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपुल, सारा हिसाब किताब लगा के वो अप्रोच फॉलो करना जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाला हो। यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब यही होता है, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपुल। तो इसमें से कौन सी अप्रोच है जो यूटिलिटेरियन अप्रोच से मैच कर रही है, कौन सी अप्रोच इस बात को जस्टिफाई कर रही है? किसी काम को करने में क्या कॉस्ट आ रही है और उस कॉस्ट से कितने लोगों का बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूटिलिटेरियन अप्रोच पे तो काम करती है। हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो कितनी कॉस्ट लगेगी और कितने लोगों को बेनिफिट होगा, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यही तो होता है, ज्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, एक तरीके से ज्यादा लोगों को फायदा करे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसीलिए की जाती है, कितनी कॉस्ट में कितना ज्यादा बेनिफिट निकल के आएगा, कितनी ज्यादा कॉस्ट में कितना ज्यादा बेनिफिट निकल के आएगा। कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच वर्ड यूज नहीं होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ते हो आप, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ते हो, अप्रोच नाम थोड़ी पढ़ते हो आप। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है यार, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो पढ़ाया हुआ है, CBA वर्ड यूज करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रॉपर टर्म तो यही यूज होती है। जोशुआ बी कार्डन कहते हैं इंजीनियर लायबल नहीं है या रिस्पॉन्सिबल नहीं है हर गलती के लिए, हर एरर के लिए इंजीनियर ही जिम्मेदार या लायबल नहीं है। सोसाइटी हैज डिसाइडेड थ्रू केस लॉ, जब आप किसी इंजीनियर को हायर करते हैं तो आप इंजीनियर की नॉर्मल एरर को भी हायर करते हैं, किसी व्यक्ति को आप हायर कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो जोशुआ बी कार्डन कहते हैं कि इंजीनियर हमेशा लायबल या जिम्मेदार हर गलती के लिए नहीं होता, क्योंकि जब भी आप किसी इंजीनियर को हायर करोगे तो ह्यूमन एरर उसके साथ आती है। इफ द एरर इज शोन टू हैव बीन वर्स देन अ सर्टेन लेवल ऑफ एरर, अगर नॉर्मल एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा उसमें गलतियां कर रहा है, ज्यादा एरर कर रहा है, तब वो इंजीनियर लायबल माना जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे आप भी हो, ह्यूमन जो है वो एरर, हर कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं है भाई। जैसे कई लोग कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, पर दो होंगे अरे सर क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो हर तरह के लोग, कुछ ना कुछ गलती मेरे में भी हो सकती है कि मेरे में पेशेंस और ज्यादा होना चाहिए, कहीं कहीं मान लो मैं गुस्सा कर जाता हूं। परफेक्शन तो भगवान के अलावा किसी में भी नहीं होगा, ठीक। तो एरर जो है ह्यूमन में कहीं ना कहीं जरूर होती है, पर एरर भी, इसके भी लिमिट्स होते हैं, हर एरर एक ही लेवल का नहीं होता, एरर के भी लिमिट्स होते हैं। कुछ एरर ऐसे हैं जो किसी दूसरे की लाइफ को प्रभावित नहीं कर रहे, चल जाएगा। कुछ एरर ऐसे हैं जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे जुड़े हैं पर उससे किसी और को परेशानी नहीं है। कुछ और भी एरर हैं पर वो कोई बड़ा डैमेज दूसरे के लिए कर देना वो भी नहीं। पर एरर बढ़ते बढ़ते अगर किसी व्यक्ति में एरर एक मॉडरेट लेवल से ज्यादा है, मॉडरेट लेवल से ज्यादा, मतलब जितना एक ह्यूमन में एरर का लेवल होना चाहिए, अगर किसी में उससे ज्यादा एरर हो रही है तो सिचुएशन क्या होगी, इसका मतलब फिर उसकी जिम्मेदारी, फिर वो लापरवाह है। भाई किसी व्यक्ति में एरर सब में है, पर कोई व्यक्ति बड़ा पंक्चुअल है तो भी गलती हो जाती है, कोई व्यक्ति एवरेज लेवल पे
पंक्चुअल है, थोड़ी गलती भी कर देता है, और कोई पूरा ही लापरवाह है काम को लेकर। कार का डिजाइन बनना है, पूरा टाइम सो रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे जाग के गड़बड़ कर दे रहे हैं कार के अंदर, तो वो तो नहीं चलेगा। तो ह्यूमन एरर भी उसके अलग अलग डिग्री हैं, अलग अलग लेवल हैं। एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर अगर वो गलती कर रहा है तब वो लायबल माना जाएगा। मतलब ये कह रहा है हर गलती के लिए इंजीनियर जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं है। जब हम किसी इंजीनियर को हायर करते हैं तो उसके साथ हम ह्यूमन एरर को भी एक्सेप्ट करते हैं। एरर एक्सेप्टेबल लिमिट में है तब तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, वो गलती कोई भी कर सकता था। पर अगर जानबूझकर गलती कर रहा है, एक लेवल से ज्यादा एरर वो कर रहा है बार बार, तब वो लायबल है। तब उसका मतलब जानबूझ के किया जा रहा है, तब वो माल प्रैक्टिस का पार्ट होगा। जानबूझ के लापरवाही में गड़बड़ कर रहा है तब फिर दिक्कत है वहां पर, तब उसको लायबल माना जाएगा। ठीक, तो ये एक फाइन लाइन है, एक दायरा, एक बाउंड्री बनी हुई है कि वो नेग्लिजेंट लापरवाही में कर रहा है या अनजाने में हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, कोई गलती अनजाने में हो रही है कि करने वालों को गलती पता भी नहीं है, उसकी माफी मिल सकती है। पर जानबूझकर गलती कर रहा है तब तो माफी नहीं मिलेगी। कोर्ट भी कई बार देखो निर्णय करता है कई मामलों में, किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई गलती हो गई, अनजाने में कोई गलती हो गई, जैसे मान लो कोई डॉक्टर था, कोई ट्रीटमेंट कर रहा था वो, और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की किसी पर्सन को बचाने के लिए, और कोई एक इंजेक्शन लगाना था जो उस इंजेक्शन में रिस्क था कि उस इंजेक्शन को लगाने से उस व्यक्ति के 70% चांस थे कि वो बच सकता है, या 50-50% चांस थे वो व्यक्ति बच भी सकता और नहीं भी बच सकता, और अगर वो इंजेक्शन नहीं लगता तो मरना गारंटी था। किसी व्यक्ति को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं बची, और जो डॉक्टर था उसने कहीं पढ़ा था कि एक नया इंजेक्शन आया है पर अभी बहुत ज्यादा ट्रायल उसके नहीं हुए हैं, 50-50% चांस है कि इस इंजेक्शन को लगाने से वो व्यक्ति बच भी सकता है, मर भी सकता है, और उसके अलावा कोई चांस है नहीं बचा पाने का। और बिल्कुल नई रिसर्च आई है, ज्यादा लोगों पर ट्रायल भी नहीं हुआ है, और डॉक्टर ने कल ही पढ़ा है कहीं पर कि ये कोई रास्ता हो सकता है। तो अब वो प्रोफेशनल है, पढ़ा लिखा, नॉलेजेबल है, अनुभव भी है, पुराना डॉक्टर भी है मान लो। तो अब मुझे ये बताओ, वो इंजेक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा, पहले ये बताओ। और जबकि रिस्क है, बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, घर वालों से पूछ भी लिया उसने, पर उसने इंजेक्शन लगाया, उस व्यक्ति की डेथ हो गई और घर वालों ने केस कर दिया। अब जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो जज क्या कहेंगे कि डॉक्टर ने जानबूझ के मार दिया है, या मतलब ये नेग्लिजेंट, उसकी लापरवाही के कारण डेथ हुई है क्या? वो व्यक्ति जो डेथ हो गई, क्या उसकी लापरवाही डॉक्टर की लापरवाही से हुई है? उसने तो प्रयास किया, उसकी लापरवाही नहीं है, पर वो उस लेवल के ऊपर उसे कंट्रोल में नहीं थी चीज। तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर से जुड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति किन चीजों को कितना फोकस, कितना ध्यान देता है। गलती अनजाने में भी हो सकती है, जानबूझकर भी हो सकती है। अनजाने में की गई गलती को कई बार गलती नहीं माना जाएगा, पर जानबूझ के किया गया तब तो लायबिलिटी बनेगी, तब तो जिम्मेदारी बनेगी। ठीक, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, अब देखो इसी तरह के टर्म देके ना पागल करता है क्वेश्चन। अरे ब्लैक लॉ डिक्शनरी तुम लिखते या ना लिखते, पूछ क्या रहे हो वो बताओ। लॉ ट्रीट करता है किसी कारपोरेशन को एक व्यक्ति की तरह, किसी कंपनी को एक पर्सन की तरह ट्रीट करता है। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी लिखने से लग रहा है पता नहीं कहां नासा से क्वेश्चन लाया है, इस लाइन को छुपा देते ना तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। लॉ ट्रीट करता है कंपनी को एक व्यक्ति की तरह ही, विच कैन, देखो मैं तुमको एक सिचुएशन बताता हूं। आरोहन एजुकेशन एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, मैं एक इंडिविजुअल हूं। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो कोर्ट में मेरे अगेंस्ट केस हो सकता है, मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पे केस होगा। क्या कंपनी भी एक पार्टी होती है कोर्ट के अंदर, कंपनी के नाम पे भी केस हो जाते हैं? कंपनी के नाम पे केस होना, क्या उसके मालिक के ऊपर केस है या दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है? महिंद्रा कंपनी पे एक कंपनी ने केस कर दिया, जीप कंपनी ने, कि तुमने रैंगलर जो हमारी गाड़ी थी उसको कॉपी करके थार मॉडल तुमने बनाने की कोशिश की। तो महिंद्रा पे केस होना, आनंद महिंद्रा के ऊपर केस माना जाएगा क्या? कंपनी भी एक एंटिटी मानी जाती है, कोर्ट में कंपनी के ऊपर केस किया जाएगा, कंपनी अपने आप में एक पर्सन की तरह ट्रीट होगी वहां पर। तो केस इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनी के ऊपर भी हो सकते हैं। इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस हो, अगर कोई रिलायंस पे केस कर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुकेश अंबानी पे सीधा केस हो जा रहा है।
कंपनी पे केस और एक इंडिविजुअल पे केस दोनों अलग अलग तरह से ट्रीट होता है, ठीक। कंपनी अपने आप में एक एंटिटी है, तो लॉ किसी कंपनी को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई व्यक्ति की तरह। बिल्कुल, कंपनी को भी स्यू कर सकते हैं, कंपनी को भी कोर्ट में खींचा जा सकता है। लॉ के अनुसार कंपनी को भी स्यू कर सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति को किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। कितने कंपनियों के केस होते हैं, जैसे मैंने फोर्ड पिंटो कार का एग्जांपल दिया था, पढ़ाया था एथिक्स में, कई एग्जांपल बताए थे मैंने। कंपनी भी एक एंटिटी की तरह मानी जाती है, उसके ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे व्यक्ति को ट्रीट कर रहे हैं, कंपनी को भी कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े लोग कई बार क्या करते हैं, कंपनी बना देते हैं कि कंपनी के खिलाफ कोई केस हो जाएगा तो सीधे उन पर बात आएगी। ऐसा नहीं होता, कंपनी अलग तरह से ट्रीट की जाती है। वहां पर कंपनी खुद एक पर्सन की तरह ट्रीट की जाएगी। तो द लॉ ट्रीट द कारपोरेशन इटसेल्फ एज अ पर्सन विच कैन स्यू एंड बी स्यूड। कोर्ट में खींचा जा सकता है कंपनी को भी एक व्यक्ति की तरह। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी लिखते या ना लिखते तो भी ये क्वेश्चन कोर्ट में ले आ सकते हैं कि नहीं। कार चलाने में पीछे कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो मिरर वगैरह में पता नहीं चल पाता। कार वगैरह जो ड्राइविंग करते होंगे जानते होंगे, कुछ हिस्सा ऐसे होता है पीछे की तरफ जो ब्लाइंड स्पॉट होता है। उस हिस्से में अगर कोई गाड़ी चल रही होगी तो मिरर वगैरह में नहीं दिख पाती, पता नहीं चलता, अचानक वो गाड़ी सामने आ जाती है, तो ब्लाइंड स्पॉट। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसेस वगैरह में भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। जैसे रोड पे कार चला रहे हो, वहां ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं जहां पे गाड़ी नजर नहीं आ पाती, मिरर में भी नहीं दिख पाती। तो उसी चीज को डेनिस मोबर्ग ने कंसेप्ट उसी को बिजनेस में ले आया कि बिजनेस में भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जैसे ड्राइविंग में होते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉमन इम्पेडिमेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ये रिस्क है एक तरह का। ब्लाइंड स्पॉट एक तरह का रिस्क है, जैसे रोड पे कि एक अनचाहा प्रॉब्लम, अनजाना प्रॉब्लम जो आपको जानकारी नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट में अगर कोई गाड़ी चल रही है पीछे तो आपको उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो रिस्क इन्वॉल्व है और आपको पता भी नहीं है। उसी तरह से बिजनेस से जोड़ दिया इन्होंने। तो ब्लाइंड स्पॉट को बिजनेस से जोड़ेंगे, रोड की तरह कनेक्ट करो इसको। तो इसका मतलब बिजनेस में भी कई सारे ऐसे अनजाने डर होते हैं जिनकी जानकारी भी नहीं है पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। कौन इसका हिस्सा नहीं होगा, नॉट पूछ रहा है, नॉट द मेथड अंडर ब्लाइंड स्पॉट। सेल्फ डिसेप्शन, चीजों को एक्सेप्ट ना करना, खुद को धोखे में रखना, खुद को धोखे में रखना। बिजनेस में कोई चेंजेस आ रहे हैं और आप जान रहे हो पर खुद को छुटला रहे हो, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अंदर से लग रहा नहीं नहीं ये प्रॉब्लम तो है, पर लग रहा है चलो चल जाएगा कोई बात नहीं, खुद को धोखे में रख रहे हैं, जानबूझकर अंधे बने हुए हैं, तो बिजनेस डूबेगा ही फिर। अटेंशनल ब्लाइंडनेस, ये सब टर्म वही है बिजनेस से जुड़े हुए, ये डी वाला नहीं होगा। बिजनेस आप चला रहे हैं पर दिक्कत हो भी रही है पर आप लापरवाही में खुद को धोखा दे रहे, नहीं नहीं चल जाएगा हो जाएगा, तो 1 2 3 सही, डी वाला गलत है, नॉट पूछा गया है। पर ये क्वेश्चन आसान नहीं है आपके लिए, टफ क्वेश्चन है, बनाया गया क्वेश्चन है, टफ है, आसान नहीं माना जाएगा कि पेपर में वहीं पे बैठ के आप दिमाग लगा लो, तुरंत बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्ति हो जाए, ऐसा होता नहीं। यहाँ बैठ के तसल्ली से डिस्कस कर लो अलग बात है, एग्जाम में नहीं दिमाग चलता इतना, एग्जाम में उतना दिमाग नहीं चलता, वहां टीचर बैठ के समझा नहीं रहा ना क्वेश्चन को। नॉट ए फैक्टर फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिफिकेशन, कौन इसमें से कारण नहीं है लार्ज स्केल डाइवर्सिफिकेशन इनटू अनरिलेटेड एरिया बाय सम ऑफ द इंडस्ट्री कॉन्ग्लोमरेट इंडिया, डिजायर नॉट टू अवेल टैक्स इंसेंटिव, ये होगा। लार्ज स्केल डाइवर्सिफिकेशन मतलब और भी एरिया में कंपनी बिजनेस शुरू कर रही है। रिलायंस पेट्रोलियम में था, जियो भी ओपन कर दिया, उसके अलावा रिटेल सेक्टर भी ओपन कर दिया, फर्नीचर में भी आ गया, कार में भी आ गया, बड़े स्केल पर डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। डाइवर्सिफिकेशन तो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया हुआ है। ये कह रहा है कौन सा फैक्टर नहीं है फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिफिकेशन इनटू अनरिलेटेड एरिया बाय सम ऑफ द इंडस्ट्री कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया। देखो बड़े स्केल में डाइवर्सिफिकेशन कंपनी कब करती है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मैंने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया, डाइवर्सिफिकेशन कब किया जाता है। रिलायंस को लग रहा है कि पेट्रोलियम वाले में कंपटीशन बहुत है
और दुनिया में अब पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी धीरे धीरे घटती जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल, इस तरह की चीजें भविष्य में आएंगी, पेट्रोलियम की डिमांड घट रही है। तो रिस्ट्रिक्शन इन ग्रोथ इन द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब अभी हम जिस बिजनेस में हैं अब वहां पर ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गई है, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। तो डाइवर्सिफिकेशन कब करते हैं? क्या ये कारण है डाइवर्सिफिकेशन करने का या नहीं? मैं मान लो ऑफलाइन बिजनेस चला रहा था, अब सराउंडिंग में ऑनलाइन चीजें बढ़ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन में अब ग्रोथ नहीं हो पाएगी, खर्चे ज्यादा हैं, तो मैं डाइवर्सिफिकेशन की सोचूंगा। तो पहला वाला कारण होता है कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करती है, एक तो ये कारण होता है। एज इट इज लाइन, एज इट इज एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ाया हुआ है, अब इसको आप नहीं कह सकते कि नहीं पता है, यही चीज बताई हुई थी मैंने वहां। तो जब एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिख रही है, रिस्ट्रिक्शन आ गया है, तो कंपनी को सरवाइव करने के लिए और एरिया में हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ये सही स्टेटमेंट है, हमें नोट बताना है कि लार्ज स्केल डाइवर्सिफिकेशन में क्या कारण नहीं है, ये कारण तो होता है डाइवर्सिफिकेशन करने का। पॉलिसीज जो है सरकार की, इंपोर्ट्स के मामले में, ड्यूटीज के मामले में, प्राइसिंग के मामले में, रिजर्वेशन के मामले में बदल चुकी हैं। व्यापार जो हम करते थे, अब कई सारी चीजें हम इंपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल, या सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी वजह से हमारी प्राइसिंग अफेक्ट हो रही है और हम कंपीट नहीं कर पा रहे, क्या तो भी हम दूसरे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होंगे? क्या ये भी एक कारण है डाइवर्सिफिकेशन करने का, अलग अलग बिजनेस शुरू करने का? तो एग्जिस्टिंग बिजनेस हमारा प्रभावित हो रहा है। जैसे मान लो हम कार्बन वाले पे कुछ काम करते हैं और एनवायरमेंटल पॉलिसी बदल जाए, कल को बंद कर दे गवर्नमेंट उसको, तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कि नहीं? जैसे डीजल जो बना रही है कंपनी, अब डीजल फ्यूचर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है आगे जाकर डीजल बंद हो जाएगा, तो सरकार की नीतियां बदलना ये भी एक कारण है डाइवर्सिफिकेशन करने का, ये भी कारण है। तो ये भी कारण है, हमें नोट पूछा है। ठीक। ओपनिंग अप ऑफ न्यू एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप एक बड़ी कंपनी है, काफी पैसा आपके पास है, तो भी तो आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हो। रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा है उनके पास, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी घुस रहे हैं, चिप में भी घुस रहे हैं, टाटा फॉर एग्जांपल। तो इन्वेस्टमेंट के नए नए क्षेत्र में इंटर करना, नए नए क्षेत्र में पैसा लगाना, कि अगर एक सेक्टर, मान लो हमें, मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल आरोहन मान लो बहुत पैसा कमा गया, और मुझे लगता है कि कल को आरोहन अगर एआई फील्ड में कुछ काम कर दे, एनिमेशन में कुछ काम कर दे, वो भी अच्छा हो सकता है। तो अगर कंपनी पैसा कमा रही है, उस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा नुकसान हो रहा हो, रिस्क हो रहा हो, तभी डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। टाटा इतने सारे एरिया में बिजनेस करती है, तो नए अपॉर्चुनिटी ओपन करना, नए नए बिजनेस ओपन करना, कुछ सफल होंगे कुछ फेल होंगे, पर इन्वेस्टमेंट नए नए एरियाज में करना, नए नए क्षेत्र खुलेंगे, ये बात भी सही है। तो ये तीनों तो डाइवर्सिफिकेशन के कारण दिख रहे हैं, इनको नहीं काट सकते। तो जब ये तीनों सही है, ले दे के चौथा ही बचेगा। टैक्स इंसेंटिव अवेल कर डिजायर नॉट, इसका कोई मतलब नहीं है। टैक्स देना या नहीं देने के नाते कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करेगी नहीं करेगी, उसका कोई मतलब नहीं। जो बिजनेस कर रहा है वो टैक्स वैक्स तो दिमाग में है कि देना है नहीं देना, जो भी कुछ है, जो टैक्स बनेगा वो देगा ही। डी वाले का कोई मतलब नहीं। एबीसी तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए था। इस क्वेश्चन में कोई नहीं कह सकता कि सर ये टफ लग रहा है मुझे, एज इट इज पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, 50 बार एग्जाम्पल दिया हुआ है ये क्लास के अंदर, ये बन जाता। अब टोटल क्वेश्चन काउंट करोगे लास्ट में, कितने बन सकते थे कितने नहीं बन सकते, पता लग जाएगा पेपर कैसा था। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, the BCG matrix classify the various business in a firm portfolio on the basis of, अब इसमें क्या सिर पैर पता लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चन जो है इनमें दिक्कत है। सारे सारे कंसल्टिंग ग्रुप का हम वो डाटा पढ़ेंगे क्या? छोड़ देते, ना करते इसको। ये दिया इसीलिए, जिसने पूछा है उसको भी नहीं पता होगा क्या है, ना करते, छोड़ देते। हालांकि इन्होंने, यूपीएससी ने ये दिया है आंसर, पर ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी ऐसे क्वेश्चनों को। ये आपके लिए नहीं, टीचर के लिए भी सही नहीं है, उनके लिए भी बकवास क्वेश्चन ही है। बेहतर इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये दिया ये नेगेटिव करने के लिए, अटेम्प्ट करो और नेगेटिव पाओ। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि गलत होने के लिए दिया गया हूं मैं यहां पर, तुम मत करो। कुछ सिर पैर तो पता लगे, सोच ही नहीं पाओगे इसमें कुछ। What are the factor that contribute to decline in unit cost with respect to accumulated volume of production? क्या फैक्टर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी चीज के प्रोडक्शन के कॉस्ट में कमी कैसे आएगी?
कोई चीज का प्रोडक्शन आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसकी कॉस्ट घटे, तो वो कैसे हो सकती है? कोई मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और आप चाह रहे हो कि उसकी कॉस्ट कम आए, तो क्या तरीके आप अपनाओगे, कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हो? बताओ। ये तो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन, ये भी पढ़ाया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मैं किस तरह सोचूं कि कैसे मैं प्रोडक्शन करने में कॉस्ट में कमी ला सकता हूं। कोई भी कंपनी इस चीज पे बहुत काम करती है कि कैसे हम कॉस्ट में कमी ला पाएंगे। किसी चीज की कॉस्ट में कमी लाने के लिए, एग्जांपल के लिए मैं सोलर पैनल का एग्जांपल बहुत बार देता हूं कि सोलर पैनल अच्छा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, पर इसमें सिल्वर का इस्तेमाल होने के कारण वन टाइम कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है। तो हमें इस चीज पे काम करने की जरूरत है कि कैसे इसकी कॉस्ट में कमी आए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं? अगर आप कॉस्ट में कमी करना चाहते हो तो R&D जरूरत है कि नहीं, पहले ये बता दो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे कि नहीं करे, पहले ये बताओ। अरे बोलो भैया, कुछ हाँ ना बोलो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें से किससे जुड़ रही है बात, जरा बताना। किसी वर्ड से जुड़ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें से कहीं किसी ऑप्शन से कनेक्ट हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगा तो भी कॉस्ट कम आएगी, तो टेक्नोलॉजी का भी एडवांस यूज करना जरूरी है। क्या लगाए विकास? बाकी लोग बोलो भाई, बाकी कुछ नहीं बता रहे। विकास ने बताया बी, बाकी लोग? नीतीश कह रहे हैं सी, ओके। विकास कह रहे हैं बी, दो लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग? मतलब ले दे के जो भी लोग आंसर कर रहे हो बी और सी कर रहे हो, है ना? ये तो क्लियर हो गया कि दो के बीच में बात चल रही है। ठीक, टेक्नोलॉजी को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी से कॉस्ट में कमी आएगी, इस बात को तो मना नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी तो होगा ही होगा। तो ये दोनों तो गए, इतने में दिमाग लगाएं। अब एक बात बताओ, लर्निंग इफेक्ट, ये R&D, सीखना, नई चीजों को समझना, ये सब लर्निंग में ही तो आता है। ये सारा लर्निंग में ही तो आएगा, और किसमें आएगा? सीखना, समझना, पढ़ना, नई चीजों को जानना, ट्रेनिंग कराना, स्किल डेवलपमेंट कराना लोगों का, स्किल्ड मैन पावर, ये सब लर्निंग में ही तो जाएगा। तो लर्निंग इफेक्ट होना चाहिए। ठीक, लर्निंग इफेक्ट, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तीन चीजें। बी आंसर होगा। ये बन सकता था क्वेश्चन, ये बन सकता था ना क्वेश्चन, हमने एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया आपको पूछ क्या रहा है। The broad area of corporate appraisal and the few important aspects to be considered under them are corporate appraisal, इसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट आएंगे, करेक्ट वाला बताना है। द ब्रॉड एरियाज ऑफ कारपोरेट अप्रेजल, जरूरी एस्पेक्ट क्या होंगे? मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई भी कंपनी के लिए मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या नहीं? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन कैसा डिपार्टमेंट है भाई, जरूरी है कि नहीं? और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है कि नहीं, आप मुझे बताओ। कारपोरेट अप्रेजल से संबंधित जरूरी एस्पेक्ट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कंपनी में एक जरूरी डिपार्टमेंट है कि नहीं? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीनों को नहीं काट सकते आप। चौथा वाला भी ऑप्शन देखे पहले, इसके हिसाब से चौथा भी है कि नहीं? तीन ही सेलेक्ट करने हैं, तो 1 2 3 को तो आप काट ही नहीं सकते किसी भी कंपनी में। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता था, देखो इसमें कोई टफ बात नहीं है, वो सीधे सीधे पूछ रहा है किसी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता दो। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट बनाने के बाद घर में तो रखोगे नहीं, मार्केटिंग करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रोडक्शन ऑपरेशन को नहीं काट सकते, R&D चाहिए ही चाहिए, R&D को तो कभी भी कट नहीं कर सकते आप। तो तीन ही सेलेक्ट जब करने थे 1 2 3, चौथा भी अगर दिया होता ऑप्शन तब दिमाग लगाते, पर क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में कहीं लिखा नहीं, 1 2 3 4 और नहीं लिखा,
तुम चौथे पे दिमाग लगाएंगे क्यों? जरूरत नहीं है। Which one of the following method is an important qualitative method? डिमांड फोरकास्टिंग में क्वालिटेटिव मेथड पढ़े हो, ये एज इट इज पढ़े हुए हो, मेथड मैंने 5-6 लिखवाए थे। डिमांड फोरकास्टिंग के क्या क्या मेथड होते हैं पढ़े हुए हैं भाई, बताओ आंसर। हिंट विंट कुछ नहीं दे रहा हूं मैं इसमें, कॉपी उठा के देखोगे मिल जाएगा सेम क्वेश्चन। डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है? पिछली बार पेपर में लोगों ने बहुत शोर मचाया, बहुत गंदा पेपर आया, कहीं से नहीं बना, ये नहीं बना। एक कमिटमेंट मैंने हमेशा किया है, कितना ही गंदा पेपर आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें भी आरोहण के स्टूडेंट का सबसे ज्यादा बनेगा। भाई अगर किसी के 50 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे होंगे तो 50-52 भी बनेंगे तो आरोहण के ही बनेंगे। पेपर आसान हो या टफ हो, आरोहण से कंटेंट आपको मैक्सिमम मिलेगा पेपर में, ये मैं कह सकता हूं। हाँ, किसी के 40 भी नहीं बनेंगे तो आपके 42 बन जाएंगे, तब मैं नहीं कहूंगा कि 80 बन जाएंगे। जैसा भी पेपर आ जाए ये एश्योर कर सकते हैं कि आपके जीएस में क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे। अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है कल, मॉर्निंग तक 7 बच्चों का मैसेज आ चुके हैं सिलेक्शन के। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अभी रिजल्ट आया है और यही जीएस जो आप पढ़ रहे हो उसी से निकल रहा है, और बच्चों की मेहनत भी खूब है। तो 7 सिलेक्शन तो अभी मॉर्निंग तक मुझे पता लग चुके हैं, यूपी पीसीएस आरोहण के बता रहा हूं। टेलीग्राम में बच्चों ने डाला होगा, वहां भी देख रहे होंगे आप। ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव मेथड, ठीक आंसर किया है आपने। नीतीश, अरविंद, दोनों का आंसर ठीक है। ये तो कॉपी की लाइन है, इसमें गलती नहीं कर सकते आप। ये वाला क्वेश्चन भी देखो बैक टू बैक पूछा है। डेल्फी मेथड पढ़ाया है, ये भी डेल्फी मेथड जो है उसके बारे में बताना है। द बायस अंडरलाइंग आर सब्जेक्टिव एंड इट सीम्स टू बी मोर एक्यूरेट एंड लेस एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मीटिंग्स बायस जो है वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ये ज्यादा एक्यूरेट और कम एक्सपेंसिव माना जाता है। हमें करेक्ट बताना है। दूसरा देख लें जरा, it is intelligible to user, it is a fancy name, it seems to be more accurate and less expensive than the traditional face to face meetings। ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। It is intangible to user, it is fancy name and seems to be more accurate, less expensive than traditional meetings। It has immense appeal, the bias are subjective, seems to be more accurate, less expensive than। बाकी लाइन वही लिखी है, बाकी लाइन वही लिखी है, खाली स्टार्टिंग पहली लाइन जो है चारों ऑप्शन में वो चेंज करा है। सब में लिखा है मोर एक्यूरेट एंड लेस एक्सपेंसिव, तो उसमें तो दिमाग लगाना नहीं। पहले वाले में यहां इसने क्या लिखा, इसमें लिखा द बायस अंडरलाइंग आर सब्जेक्टिव, कॉपी की लाइन देखोगे लिखाया हुआ है इट इज इंटेलिजिबल, ये होगा ये इंटेलिजिबल टू यूजर, इसका आंसर होगा बी इंटेलिजिबल। अरे एंड इट सीम्स से लेके लास्ट तक चारों में कॉमन है, हमें सिर्फ पहली लाइन देखनी है। यहां से लेके लास्ट तक सारों में सेम है, सिर्फ पहले वाली लाइन देखनी है, उससे अंतर आएगा। तो यही सही है, बी वाला। ये तुम्हारा मेटलिक बॉन्डिंग मटेरियल साइंस आ गया। दो चार एरिया तुम्हारे ऐसे हैं ना कि देखो मैक्सिमम सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ाई दी है, एनवायरनमेंट हो गया, एथिक्स हो गया, करंट अफेयर है, सेफ्टी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आईसीटी है। अब 2 ही 3 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं इसमें डील नहीं करता हूं, जैसे स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी अभी मैंने पढ़ाया नहीं। 6 सिग्मा का टॉपिक आपको दिया था मैंने बना के, पर स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं पढ़ाया। मटेरियल साइंस इसमें मैं नहीं पढ़ाता हूं, पर मन ऐसा करता है कि 1-2 टॉपिक और करा दिए जाएं तो आप और कंफर्टेबल हो जाओ। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि 1-2 टॉपिक और करा दूं अगर, तो और कमांड अच्छी हो जाए आपकी इस पर। हालांकि जिन टीचरों ने पढ़ाया उन्होंने भी मेहनत से पढ़ाया, अच्छी तरीके से पढ़ाया है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी चलो आगे जाके मैं देखूंगा, मैं सोच रहा हूं मैं ही कराऊंगा इसको एक बार। मुझे जो समझ भाई मेरी अपनी जो क्षमता है, जो मुझे लगता है उसमें एक बार मुझे स्टैंडर्ड क्वालिटी कराना चाहिए। मन भी करता है करा दूं, पर समय नहीं निकल पाता, दिक्कत ये पड़ती है। अब जैसे नॉर्मल जीएस के सब्जेक्ट हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारे के सारे पढ़ा दिए मैंने, वो मैंने पूरे के पूरे पढ़ा दिए हैं। पर यहाँ पर अभी 1-2 सब्जेक्ट इच्छा है कि कराया जाए। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका एरिया है, जो मैंने एक लंबे समय जो पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट है मेरा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है।
पर लंबे समय से बिजी होने के कारण उसका नंबर ही नहीं आ पा रहा है। कई साल से दिमाग में है कि मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाए। एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें क्वेश्चन भी पता रहता है कहाँ किस एरिया से पूछेगा। मैथ्स कोई बहुत वाइड एरिया नहीं है, इंजीनियर्स के लिए सबसे आसान एरिया है वो। और कई बार इंजीनियर्स लिखते हैं सर मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है, तो अंदर से इच्छा यही आती है यार मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूँ एक बार, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि उसको एक बार डील कर दें। अभी आप लोगों का यूपीपीएससी का पेपर है, फिर इसके बाद ईएससी आने वाला है, डीएफसीसीआईएल का मुझे एक रेलवे वाला टॉपिक आपको पढ़ाना है, फिर राजस्थान एई का बैच हमारा चल रहा है, राजस्थान एई वाला कराना है। तो एग्जाम अभी लाइन से लगे हुए हैं। पर यह है कि नेक्स्ट टाइम जब ईएससी होगा, अगले साल में जब ईएससी होगा, तो कोशिश मेरी रहेगी एक एक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी जरूर मैं ऐड कर दूं। अभी तुरंत तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरी इच्छा ये है कि नेक्स्ट सेशन के लिए मैं उसको एक बार करा दूं। सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, बात ये भी है मैथमेटिक्स कई समय से मन है पढ़ाने का, बस वही मौका नहीं लग पा रहा है कि थोड़ा समय दिया जाए उसको। इथेनॉल ये बताओ जरा। और दूसरी बात भी है कि उम्र भी तो होती जा रही है, रिटायरमेंट एज भी तो नजदीक आती जा रही है। उम्र होती जा रही है, रिटायरमेंट एज भी नजदीक आ रही है। देखो इधर इथेनॉल पढ़ा रखा है भाई। इथेनॉल को पेट्रोल वगैरह के साथ मिक्स करके ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर ले। नॉर्मल जीएस वाले तो सारे पढ़ा दिए तुम लोगों को यार, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों पढ़ाए हैं, लाइफ साइंस 4, फिजिक्स केमिस्ट्री 5 10th लेवल तक का, आईसीटी 6, इन्वायरमेंट 7, जीके करंट अफेयर 8। तो जो नॉर्मल एग्जाम में जीएस आता है वो तो 8 के 8 मैंने पढ़ा रखे हैं, वो तो पूरा पढ़ा दिया। इधर वाले में 6 पढ़ाए, 1 2 और देखेंगे। मटेरियल साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा ब्रांच रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का पोर्शन पढ़ा सकता हूँ, मैकेनिकल का नहीं। जो मेरी अपनी ब्रांच रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सेमीकंडक्टर वाला पार्ट तो आसान है, वो कराया जा सकता है, पर मैकेनिकल का नहीं। ये क्रिस्टल विस्टल लैटिस वैटिस मतलब मेरा एरिया भी नहीं है वो। पी टाइप एन टाइप ये सब आसान है, हॉल इफेक्ट डोपिंग इसमें कुछ नहीं है। इथेनॉल बताओ भाई। अरे तो कॉपी की लाइन है यार, इसमें क्यों नहीं बता रहे हो? ये तो एज इट इज क्वेश्चन है, अब ये नहीं बताओगे तो क्या बताओगे? बायोफ्यूल पढ़ाया है ना, बायोफ्यूल में इथेनॉल मिथेनॉल सब पढ़ाए हुए। इथेनॉल शुगर केन से भी प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, सही है। इंडिया और ब्राजील बहुत बड़े प्रोड्यूसर है शुगर केन के, ये भी सही है। इसको कैसे काट सकते हो? द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फॉर अराउंड 90% ऑफ द, और जो बायोफ्यूल जो बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा इस समय इथेनॉल का ही प्रोडक्शन हो रहा है। बताया भी था गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है 20% मिक्सिंग इथेनॉल की फ्यूल के साथ। E20 फ्यूल बोलते हैं इसको। E20 फ्यूल जो बोला जाता है 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोलियम के साथ। तो तीनों बातें सही है, इसमें तो गलत का कोई मतलब नहीं, ये गलत नहीं कर सकते। 1 2 3 ये भी इन्वायरमेंट क्वेश्चन है, बताओ जरा। नॉट करेक्ट, कोई हिंट विंट नहीं दे रहा हूं, सीधे सीधे बताओ। इन्वायरमेंट तुम लोगों से बढ़िया कोई नहीं कर सकता आंसर। इन्वायरमेंट जिसने पूरा पढ़ लिया होगा, जो मैंने लेक्चर कराए थे अगर कंप्लीट किए होंगे, इन्वायरमेंट आपसे बेहतर कोई नहीं आंसर कर पाएगा, कोई एग्जाम दे दो चाहे। इन्वायरमेंट आपने इतना ठीक से पढ़ा हुआ है, अगर पूरा किया है तो CO2 के बारे में क्या सही नहीं है, बोलो जरा। डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो क्या CO2 भी आती है, रिलीज होती है उससे? डेड ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो क्या उससे CO2 आती है? ऑर्गेनिक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं पहले ये बता दो। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर कंटेन कार्बन। फॉसिल फ्यूल वगैरह भी कैसे बनते थे बताया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड डेड मैटर का जब ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोज होगा, CO2 आएगी, बिल्कुल आएगी, करेक्ट। वॉल्केनो जब इरप्ट होता है CO2 आता है उससे कि नहीं? मैंने क्या बोला था कि तुमसे बेहतर कोई नहीं आंसर कर पाया, एक एक लाइन तुमको पता है अच्छी तरीके से और डिटेल में पता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ओशियन वाटर भी डिजोल्व्ड CO2 को रिलीज करता है जब वाटर टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर की जब हीटिंग हो जाती है, वाटर की जब हीटिंग होती है, वाटर टेम्परेचर बढ़ता है, तो ओशियन वाटर से भी CO2 रिलीज होती है, ये बात भी सही है। गुड अमाउंट ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर में आती है
एटमॉस्फेयर में मौजूद है मीथेन गैस के तौर पर, गुड अमाउंट ऑफ कार्बन मौजूद है। जरा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बताना। नाइट्रोजन निकल गया 78%, ऑक्सीजन हो गई 21%, आर्गन हो गया 0.9%, CO2 हो गया 0.03%। इसमें कितना बता दिया, 99.9% के ऊपर चले गए, कहीं मीथेन का नाम आ रहा है अभी तक? इसके बाद भी क्या पढ़ते थे, दो और बताए थे, हीलियम नियोन, वो सब भी पढ़े हो, वो 0.0018, 0.000524, तो इतना डेसिबल में चले गए, अभी भी कहीं मीथेन दिख रही है? तो गुड अमाउंट ऑफ कार्बन कैसे, जब इतने में भी एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर इन चीजों से बना है और यहां मीथेन का नाम आ नहीं रहा, तो गुड अमाउंट ऑफ कार्बन कहां से आ गई? ये आंसर नहीं होगा, डी होगा। ये नॉट पूछा है, नॉट पूछा है तो ये नॉट करेक्ट है, मतलब डी आंसर सही है। नॉट पूछा है ना भाई, एटमॉस्फेयर में ये मेन गैसेज है चारों, मीथेन चारों में नजर नहीं आ रही है बहुत कम अमाउंट, तो गुड अमाउंट ऑफ कार्बन तो नहीं दे रहा ना। गुड अमाउंट ऑफ कार्बन, CO2 जो है ये कार्बन का मेन सोर्स है यहां पर, और वो भी 0.03 है, तो डी वाला इनकरेक्ट है। अब देखो एक क्वेश्चन आया, ये थ्योरी किसने कौन सी थ्योरी दी है, इसमें से किसने कौन सी थ्योरी दी है? लाइफ साइंस जिन्होंने पढ़ा हुआ है, अभी आपका एनवायरमेंट में नहीं पढ़ाया था मैंने, ये मैंने पढ़ाया था लाइफ साइंस में। ये क्वेश्चन भी बायो वाला पूछा है इसने, क्वेश्चन भी बायो वाला पूछा है। इवोल्यूशन के रिगार्डिंग कई सारी थ्योरीज हैं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, लामार्क की थ्योरी है, तो इवोल्यूशन लाइफ का कैसे हुआ, कई सारी अलग अलग थ्योरी है। लामार्क की थ्योरी कौन सी है, लाइफ साइंस में पढ़ोगे, 5-6 थ्योरी के नाम लिखवा रखे हैं, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, वो क्वेश्चन है बायो वाला। लाइफ साइंस कई लोग पढ़ रखे होंगे, बताओ आंसर। अभी आरआरबी CBT 1 का रिजल्ट आएगा, उसमें सिलेक्शन देखना, उसमें सिलेक्शन देखना आरोहन के, आने वाला ही है 2-4 दिन में, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, और रिजल्ट लेट हो रहा है तो 20 मार्च को मुझे डाउट है कि पेपर ये करा पाएंगे। पहले जो टेंटेटिव वो कैलेंडर लग रहा था कि 20 मार्च को CBT 2 होगा, अब क्योंकि डिले हो रहा है रिजल्ट तो मुझे लग नहीं रहा, फरवरी लास्ट में लग रहा था आना है, अब अगर रिजल्ट डिले होगा तो फिर 20 मार्च को नहीं होगा। 20 मार्च से आगे बढ़ जाए वो दिक्कत नहीं है, 20 अप्रैल को क्लैश ना कर जाए, और UPPSC यही 20 अप्रैल का दिया है, तो ये भी कोई पत्थर की लकीर नहीं कि 20 अप्रैल को हो ही जाएगा। स्टेट वगैरह में भी डेट बहुत बार चेंज होती है, 20 अप्रैल उन्होंने लिखा है पर मैंडेटरी नहीं है, पर आप अपनी पढ़ाई उसी डेट को मान के चलो, पढ़ो मेहनत से, 20 अप्रैल को मानकर ही, हो सकता है डेट चेंज हो नहीं हो, पर पढ़ाई अपनी उसी हिसाब से करो, पढ़ो मेहनत से। लामार्क की सीधी सीधी थ्योरी है इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये लाइफ साइंस का है, पर इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, तो P का 4, P का 4, और है इसमें S वाले से देख लेते हैं, S का 1, वॉलेस इवोल्यूशनरी थ्योरी 42-31 होना चाहिए, S का 1 42-31। लामार्क वाले में भी क्योंकि 2 ऑप्शन दे रहा है, 4 वाले 2 में अटक जाते हैं, लामार्क वाला तो बन जाता पर इसमें 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, इन दोनों में एक और जानना जरूरत है तो बनता नहीं फिर। 42-31। चपारल क्या होते हैं, चपारल बायोम होते हैं जहां पे कम हाइट की झाड़ियां वगैरह होती हैं, चपारल बायोम कम हाइट की झाड़ियां वगैरह होती है, वैसे जंगल होते हैं ये, कम हाइट की झाड़ियां वगैरह यहाँ पाई जाती हैं, ग्रासलैंड नहीं होता ये, चपारल ग्रासलैंड नहीं होते हैं, कम हाइट की झाड़ियां वगैरह पाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं। मूवी वूवी में देखे भी होंगे, एक बार दिखा देता हूं मैं। ये है चपारल, बहुत ज्यादा हाइट के पेड़ नहीं होते, ऐसे झाड़ियां होती हैं, इनके जंगल होते हैं ये।
ये है, इन एरियाज को बोलते हैं चपारल फॉरेस्ट। चपारल बायोम के जंगल इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, ये खासकर आपको दिखेगा कैलिफोर्निया, अमेरिका वगैरह में इस तरह के जंगल आपको दिखेंगे। अभी न्यूज में भी था ना, कैलिफोर्निया, अमेरिका वगैरह में आपको इस तरह के फॉरेस्ट नजर आ जाएंगे, चपारल बोलते हैं इनको। ये क्वेश्चन बताओ भाई, कुछ लोग कह रहे थे ना सर ने एनवायरनमेंट थोड़ा कंप्रहेंसिव पढ़ा दिया, डिटेल में पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाते तो ये क्वेश्चन बनता। चैप्टर 3 में स्टार्टिंग में ही पढ़ाया हुआ है, स्टार्टिंग में जितने बेसिक पढ़ाए थे चैप्टर 3 में, देखो सीधा क्वेश्चन है कि नहीं। जो ईएस वाले हैं वही बता दें। कई बार बच्चे कह रहे हैं सर एनवायरनमेंट आपने डिटेल में पढ़ा दिया, थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया। नहीं पढ़ोगे तो बना पाओगे इसको? और मुझे बता दो किसी के नोट्स में बताया गया, पढ़ाया हो किसी ने ये एनवायरनमेंट में? उतना ढंग से नहीं पढ़ाया जाए ना तो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। अब यूपी पीसीएस में 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो कंटेंट अगर प्रॉपर नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जबकि पीसीएस का पेपर लोग बोल रहे थे बड़ा अजीब सा है, आउट ऑफ द बॉक्स है, कुछ नहीं, पर काफी क्वेश्चन थे क्लास के बनने वाले। वो तभी बनेगा ठीक से पढ़ोगे जब। पर दिक्कत क्या है, कई बार लोग बैच लेट ज्वाइन करते हैं और सोचते हैं एक ही महीने में सब हो जाए। टीचर के पास जादू छड़ी थोड़ी है घुमाए सब हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? अल्बिडो इफेक्ट। चैप्टर 3 स्टार्टिंग में बताया था सोलर इंसुलेशन क्या क्या मतलब होता है, अल्बिडो का क्या काम है, सूट पार्टिकल। अल्बिडो इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, कि जितनी सनलाइट अर्थ पर आ रही है उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रिफ्लेक्टिविटी बताता है। कितना आ रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। परमाफ्रॉस्ट वगैरह का क्या मतलब होता है ये भी पढ़ाया हुआ है। जेंशियन इफेक्ट नहीं पढ़ाया मैंने। अल्बिडो, ग्रीन हाउस, परमाफ्रॉस्ट तीनों पढ़ाए हैं। अल्बिडो आंसर है इसका। कितनी बार आपको मैंने उदाहरण दिया कि कई बार किसी कंपनी की कार में कोई डिफेक्ट हो जाता है और वो सारी कारें बुला लेते हैं वापस ठीक करने के लिए। कितनी बार एग्जांपल दे चुका हूं मैं। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया और कंपनी ने सारे प्रोडक्ट मार्केट से बुला लिए ठीक करके वापस लाने के लिए। कितनी बार उदाहरण दिया हुआ है, देखो जरा, उसी पे क्वेश्चन पूछ दिया। ये कम से कम हर सेशन में 50 बार वर्ड यूज करता हूं मैं, और उसी लाइन को इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। तो इसीलिए हर लाइन लिख नहीं सकते नोट्स में, लेक्चर को सुनना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बोलचाल में वर्ड यूज कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वही क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं जितने शब्द बोल रहा हूं सबको लिख थोड़ी पाओगे आप, जितने वर्ड बोल रहा हूं सारे लिख नहीं पाओगे, जितने एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेक्चर को सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में हर लाइन नहीं लिख सकते हो आप नोट्स में। अब जो एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन तो मुझे इसी पेपर में नजर आ गया, जो उदाहरण दे रहा हूं वही क्वेश्चन पूछ दिया है। कंपनी देखो कौन सी चीज बता रही है, एफर्ट्स टू टेलर थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, कारें या हैमबर्गर। कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया है और वो हजारों की संख्या में प्रोडक्ट को बुला रहे हैं वापस ठीक करके, फिर मार्केट में लॉन्च करेंगे, जिससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनी रहे, इमेज खराब ना हो। इसे मास लेवल कस्टमाइजेशन कहते हैं। जब बोल ही रहा है थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, मास कस्टमाइजेशन बोला जाता है। कोई मान लो मोबाइल में गड़बड़ आ गया, आईफोन में कोई इशू आ गया, सैमसंग के फोन में आ गया, बहुत बार देखते हो ये, तो इसको टेक्निकल भाषा में मास कस्टमाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। ये बताया कि नहीं एग्जाम्पल 50 बार। अब ये क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद। ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन जो करते हैं, ये सिस्टम के बारे में क्या बताता है आपको, क्या कर रहे हो आप इसमें? चीजों को डिफाइन करने के लिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन किया जाता है, या चीजों को मेजर करने के लिए, या एनालिसिस का तरीका है, कंट्रोल का तरीका है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स जो लिए जाते हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, वो बेसिकली क्या है, किसी चीज को नाप रहा है, नापने का काम आ रहा है, या डिफाइन करने का काम आ रहा है, या एनालिसिस के तरीके होते हैं, एनालिसिस के तरीके होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स ये एनालिसिस का काम करते हैं।
एनालाइज करने के लिए। बिल्कुल सही है। पी चार्ट वार्ट तो भाई मैंने पढ़ाया नहीं, पता नहीं क्या पूछ रहा है। ये रैंडम वेरिएबल, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है सब। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या पूछ रहा है? Almost all the quality control problem can be solved if the following condition for manufacturing the product. एक बार ये क्वेश्चन पढ़ें जरा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है अगर इन कंडीशंस को हम ध्यान रखें। ये कंडीशंस अगर मीट होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल की लगभग सभी प्रॉब्लम का हम निपटारा कर सकते हैं अगर ये कंडीशंस मीट कर जाएं। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर विद इन द एप्रोप्रिएट स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस लिमिट एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर आ जाएं कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार। मतलब क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर हो। जब खुद ही कह रहा है एक्सेप्टेबल लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं, बियॉन्ड ना चला जाए। वेरिएबिलिटी, वेरिएशन मिनिमाइज होना चाहिए, बहुत डिफेक्ट इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वेरिएबिलिटी फैक्टर कम होना चाहिए। हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है तो वेरिएशन ज्यादा नहीं है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन ज्यादा नहीं है, उसको मिनिमाइज किया जा सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके। The mean value of each quality characteristic is as close as possible to the target value। बिल्कुल ठीक, जो हमारा टारगेट है, जो हमको अचीव करना है, उसके क्लोज रहना है, उसके जितना नजदीक जाए उतना बेटर। टारगेट को आप 100% अचीव नहीं भी कर पाओगे, पर उसके जितना क्लोज रहोगे उतना बेटर है। आप एज इट इज 100% टारगेट अचीव ना कर पाओ, पर जितना क्लोज रहोगे उतना बेटर। तीनों बातें सही है, तीनों बातें सही है। 1 2 3 ऑल करेक्ट। बन जाता है ये भी क्वेश्चन। इसका जरा अटेम्प्ट करो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी कंपनी की डिक्रीज कब करेगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी कब आएगी? बताओ जरा कब आएगी। इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने पीछे चर्चा की थी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी कंपनी का घटेगा कब? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी कंपनी का कम होगा किस स्थिति में? आ रहा है कुछ समझ? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगी। देखो अगर टॉलरेंस को कम कर देंगे तो हमें एक्यूरेसी और बढ़ानी पड़ेगी। टॉलरेंस लिमिट अगर कम होगी तो एरर की गुंजाइश बिल्कुल रहेगी नहीं। टॉलरेंस लिमिट अगर कम करेंगे तो हमें और एग्जैक्ट और एक्यूरेसी चाहिए होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा। टॉलरेंस की रेंज अगर हमारे पास ज्यादा है, टॉलरेंस की रेंज अगर ज्यादा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। बी सही है, सभी का ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी जब टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज कर जाए, रेंज हमारे पास ज्यादा हो, एक्सेप्टेबिलिटी की लिमिट ज्यादा हो हमारे पास, इतनी रेंज में हम चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर कॉस्ट कम हो जाएगी। बहुत टॉलरेंस कम होगी तो फिर कॉस्ट ज्यादा लाना पड़ेगा, एग्जैक्ट चीज बनाने के लिए एक्यूरेसी बहुत चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी पे भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली आइडेंटिफाई द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। किसी मैकेनिकल डिवाइस के डिजाइन प्रोसेस को शुरू करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल हम कोई कार बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली आइडेंटिफाई द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। किसी मैकेनिकल डिवाइस के डिजाइन प्रोसेस को शुरू करने से पहले
हमें ये जानना है कि क्या प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं और कस्टमर की जरूरत क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है। आप टोयोटा इनोवा कार बना रहे हो, उसकी वो फैमिली कार है, उसकी डिजाइनिंग नीड अलग तरीके की है, उसमें ऐसा बनाओगे। आप कोई 2 सीटर कार बना रहे हो, फास्ट चलने वाली सुपर कार, वो अलग तरह का डिजाइन होगा। तो कंपनी तो हर तरह के प्रोडक्ट बना रही है। तो किसी चीज का डिजाइन जो हम कर रहे हैं, उस डिजाइन के पहले ही समझना जरूरी है कि कस्टमर की नीड क्या है और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। एक ही कंपनी 50 तरह के प्रोडक्ट बना रही है, कोई पुअर क्लास के लिए, कोई मिडिल क्लास के लिए, कोई रिच क्लास के लिए, कोई फैमिली के लिए, अलग अलग तरह की चीजें। तो किसी डिवाइस, कोई मैकेनिकल डिवाइस का डिजाइन जो हम कर रहे हैं, डिजाइन शुरू करने से पहले ही कस्टमर के नीड और एक्सपेक्टेशन को जानना जरूरी है। वन ऑफ द स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग यूजुअली क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल, इन्वायरमेंटल कंडीशन जहां पर वो चीज यूज होगी, लिमिटेशंस क्या है, स्पेस कितना देना है, वेट कितना रखेंगे, मटेरियल क्या यूज करेंगे, दीज आर पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन रिक्वायरमेंट का हिस्सा होता है ये सारी चीजें समझना डिजाइन रिक्वायरमेंट्स का पार्ट होता है। ड्राइंग का तो कोई मतलब नहीं इससे, ये सब डिजाइन रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत आता है। डिजाइन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिजाइन रिक्वायरमेंट में आपको समझना जरूरी है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। डिजाइन रिक्वायरमेंट में आपको समझना जरूरी है कितना वेट रखना है, कितनी जगह में वो चीज यूज करनी है, मटेरियल आगे किस तरह के लगेंगे। इन चीजों को समझते हुए ही डिजाइन किया जाता है। कोई भी चीज का डिजाइन करोगे तो भाई कितना स्पेस में वो गाड़ी चलेगी, वजन कितना रखना है, अवेलेबल मटेरियल उस गाड़ी में क्या लगाओगे, किस तरह की रोडों पर यूज होगी, इंडिया में रोडें कैसी हैं। तो डिजाइन रिक्वायरमेंट में सारे पैरामीटर को आप समझ के तब डिजाइन करते हो। ठीक, ये तो मैकेनिकल वालों का क्वेश्चन आ गया। एक्सेल जो होता है उसका क्या फंक्शन है, एक्सेल का क्या यूज होता है। एक्सेल जो है उनका क्या इस्तेमाल है। एक्सेल का यूज बताना है इसमें से। बोलो भाई, पहले तो मैकेनिकल वाले ही बता दो। एक्सेल गाड़ियों में लगाए जाते हैं, मालूम है कि नहीं भाई, एक्सेल तो पढ़े होगे, कार वगैरह में गाड़ियों में भी एक्सेल लगता है ना। ट्रांसफर द वेट ऑफ मूवर फ्रॉम द हाउसिंग टू द व्हीकल, ये सही है, डी सही है। ट्रांसफर द वेट ऑफ मूवर फ्रॉम द हाउसिंग टू द व्हील, अलाउ रोटेशन ऑफ द व्हील, मेंटेन लोकेशन ऑफ द व्हील रिलेटिव टू द हाउसिंग, सही है डी। सीधा मैकेनिकल का क्वेश्चन है ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, ये ड्राइंग का पूछा है। इसको तो देखते ही अलग निकल जाओ, ड्राइंग का सिर पैर नहीं पता, ये भी सिर्फ ड्राइंग है। तो ड्राइंग आरोहण पर कराया गया है, उसमें ये सब हुआ होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं। आरोहण पर ड्राइंग अवेलेबल है पर मेरा एरिया नहीं है, तो ड्राइंग मैं नहीं बता पाऊंगा। ये देखना जरा, ग्लोबल पीस इंडेक्स हर साल पढ़ाता हूं मैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, हर साल पढ़ाता हूं ये। 2023 वाला पूछा है, 24 का पेपर है, 23 वाला पूछा है। इस बार के करंट अफेयर में 24 का भी पढ़ा दिया है मैंने। ग्लोबल पीस इंडेक्स में कई साल से कौन टॉप पर है, तो मुझे ये बताओ, ग्लोबल पीस इंडेक्स में बहुत साल से कौन टॉप पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स हो चाहे पीस इंडेक्स हो, यूरोप के ही जो नॉर्दर्न वाले कंट्री हैं वही रहते हैं टॉप पर। पीस इंडेक्स में कई साल से आइसलैंड टॉप पर बना हुआ है, कई साल से आइसलैंड टॉप पर है। पर पूछा क्या है, ध्यान दो, पूछ रहा है नॉट करेक्ट, पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो पहला वाला तो आंसर होना नहीं, फिर नॉट पूछा है ना, पहला वाला सही है पर पूछा है नॉट, तो नॉट पूछा है तो उस पर दिमाग लगाएं। वन होना नहीं है, फिर वन नहीं होना तो ये गया, ये भी गया। नॉट बताना है। 10 में से 5 कंट्री यूरोप वाले हैं, 10 में से 5 नहीं और ज्यादा है, 7 कंट्री 10 में से यूरोप वाले हैं। दूसरा वाला गलत है, 10 में से 7 कंट्री हैं यूरोप वाले, 5 नहीं, तो 2 ओनली। पर इस सेकंड वाला टफ हो गया कि 10 के 10 याद कौन रख पाएगा नाम।
पर टीचर का तो काम है, इतने साल से पढ़ा रहा है, बता देगा। पर स्टूडेंट के लिए टफ है कि 10 में 7 नाम याद रखना। 10 में 7 कंट्रीज में टॉप 10 में थे यूरोप वाले, ये 5 लिख रहा है गलत। इंडिया की रैंक वैंक सब पढ़ा रखी है, पर ये 23 वाला है। अब 24 का मतलब का 24 का पढ़ा दिया है आपको। करंट अफेयर पीडीएफ खोलोगे उसमें पढ़ा रखा है। हेनली पासपोर्ट, ये भी हर साल पढ़ाता हूं, हर साल बताता हूं मैं। पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंकिंग है इसमें भी नॉट बताना है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। बताओ भाई, करंट अफेयर जो पढ़ा है बताओ। अभी दिसंबर फर्स्ट वीक तक का कंप्लीट कराया था हमने करंट अफेयर, ये सब चीजें पढ़ाई थी। देखो, एक तो इसमें हेनली इंडेक्स में 2025 का भी डाटा आ गया है। एक तो ये लिख लो, 25 का करंट अफेयर अब मैं कल से शुरू करूंगा, अपडेट करा भी दूंगा। हेनली इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया 85 रैंक पर आ गया है अभी, और 2024 में इंडिया 80 पर था। तो 2024 वाला आपको पढ़ाया था मैंने दिसंबर के पहले, 25 का भी डाटा आ गया है। अब इंडिया 85 पर हो गया है। रैंक 1 पर सिंगापुर है, रैंक 1 सिंगापुर। तो आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है, मतलब वीजा फ्री एंट्री आपको कितने देशों में मिल जाएगी। आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है, वीजा फ्री एंट्री कितने देशों में मिल जाएगी। तो रैंक वेरी करती रहती है, साल में भी आप देखोगे रैंक वेरी करती रहती है। तो अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 85 पर है। इससे जस्ट पहले 80 पर थे हम। नंबर 1 पे सिंगापुर। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जापान पहले पे 23 में नहीं था, 23 में नहीं, उससे भी पहले था। 3 यूरोप के कंट्री, जर्मनी, इटली, स्पेन दूसरी पोजीशन पे एक साथ ज्वाइंटली, ये सही है। अच्छा, हमें पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो पहला वाला नॉट करेक्ट। जापान टॉप रैंक पे, सिंगापुर था टॉप पर, अभी भी सिंगापुर है टॉप पर। जापान नहीं था, सिंगापुर। 23 में पूछा है, 24-25 में भी सिंगापुर। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर, सिंगापुर का पासपोर्ट जिसके पास है, सबसे ज्यादा कंट्री में वीजा फ्री एंट्री उसको मिलती है। सबसे ज्यादा कंट्री में वीजा फ्री एंट्री उसको मिलती है, 190 से भी ज्यादा, 190 से भी ज्यादा देशों में वीजा फ्री एंट्री उसको मिल जाएगी। ये तीनों थे, ये सही है। गलत वाला पूछा है तो 1 आंसर हो जाएगा, रॉन्ग पूछा गया है 1 ओनली। इंडिया का जीएसटी कलेक्शन जून 2023 में रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया 1.6 ट्रिलियन। एफडीआई भी इंडिया ने बहुत रिसीव किया। तीनों बातें सही है, ये तीनों सही है। इंडिया का जीएसटी कलेक्शन 1.6 ट्रिलियन पहुंच गया, सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया ने रिसीव किया, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। तीनों सही, ऑल 3। जीके एंड करंट अफेयर में हेमिस फेस्टिवल पढ़ाया हुआ है, हेमिस नाम से फेस्टिवल पढ़ाया हुआ है। हेमिस नेशनल पार्क भी बताया हुआ है कहां पर है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक मैंने पढ़ाया हुआ था हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है, तो हेमिस फेस्टिवल भी यहीं होता है, लद्दाख का फेस्टिवल है। हेमिस नेशनल पार्क भी यहीं, हेमिस फेस्टिवल भी यहीं का। लॉर्ड पद्म संभव, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और तिब्बतन तांत्रिक बुद्धिज्म जो है, तिब्बतन तांत्रिक बुद्धिज्म, मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस, ये मॉन्क्स वगैरह इकट्ठा होते हैं यहाँ पर। तो 1, 2, 3 तीनों ठीक है। ये हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में होता है, हेमिस नेशनल पार्क भी है वहां। पद्म संभव, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तिब्बतन तांत्रिक बुद्धिज्म मॉन्क्स जो है वो सब इकट्ठा होते हैं। 1, 2, 3 ऑल करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट बनाया जाएगा, लगभग 3,000 करोड़ का। भेल के साथ साइन हुआ था। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अभी पुराना क्वेश्चन है, भेल के साथ था ये। कौन सा सिटी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, एक सिंगल लेन बिटुमिनस कंक्रीट रोड और दुनिया की सबसे लंबी डबल डेकर वायाडक्ट विद हाईवे, फ्लाईओवर एंड मेट्रो रेल, अमरावती एंड नागपुर।
ये हो रहा है अमरावती और नागपुर, ये सब करंट अफेयर है। ये देखना जरा पढ़ा रखा है कि नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ाया हुआ है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फॉर स्ट्रेंथनिंग फायर सर्विस इन द स्टेट कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डिजास्टर का पार्ट, डिजास्टर वाला पार्ट कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताओ भाई, पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है? सभी बता लेंगे। इन्वायरमेंट में ही पढ़ाया है, जीके करंट अफेयर में बताया है, यहाँ भी डिजास्टर में ही बताया हुआ है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है डिजास्टर का पार्ट, गृह मंत्रालय, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नोमेडिक एलिफेंट, कोई भी स्टूडेंट मेरा पैड से टिक करने वाला सवाल है ये। नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया किस देश के साथ करता है प्रैक्टिस? जीके करंट अफेयर हर क्लास में बताया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही 50 बार कराया सवाल है ये, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए था। डिफेंस में भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इंडिया किसके साथ प्रैक्टिस करता है नोमेडिक एलिफेंट? सभी का जवाब सही है, मंगोलिया। अब कोई ये कहे कि ईएससी में सर लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, कितने सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट कॉपी के दिख रहे हैं आपको। अब चक्कर क्या है, किसी ने जीके करंट अफेयर में डिफेंस तक पढ़ा ही नहीं, तो कैसे जान पाएगा क्वेश्चन आया कि नहीं? डिफेंस वाला चैप्टर, मैंने जीके करंट अफेयर पढ़ाया, कोई डिफेंस चैप्टर तक पहुंचा ही नहीं, तो मेरी गलती है कि उसमें क्वेश्चन नहीं मिला। डिफेंस में देखो सीधी लाइन लिखी है मंगोलिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पढ़ाया सवाल है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो पेपर गंदा भी था तो भी तुम्हारे क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाते और भी तुलना में। एस्ट्रोसेट, ये बताना जरा, स्पेस वाले में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? और मेरा सवाल एक लाइन और आगे पूछता हूं मैं, एस्ट्रोसेट है क्या? एस्ट्रोसेट में मैंने क्या पढ़ाया था? एस्ट्रोसेट नाम की चीज पढ़ाई थी स्पेस में, ये बेसिकली क्या क्या चीज है? इस एस्ट्रोसेट अमेरिका ने बनाया? स्पेस वाले में जरा देखना मैंने पढ़ाया है कि नहीं। इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, साइंस एंड टेक में स्पेस वाला प्रोग्राम किसी ने पढ़ा हो तो बताया जरा, पढ़ाया है कि नहीं? इसरो के अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं उसमें? इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, इसका नाम है एस्ट्रोसेट। इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। आप बताइए भाई, इसमें पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ाया? नोट्स में लिखा है ये? किसी ने स्पेस वाला चैप्टर पढ़ा हो क्या? उसमें ये आया इसरो के अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं? जहां मैंने बताया था इसरो ने ऐसे भी रॉकेट बना लिए जो रीयूज हो सकते हैं, इसरो ने अपनी मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी बनाई है, इस ऑब्जर्वेटरी का नाम है एस्ट्रोसेट, इसरो का बनाया इंडिया का। डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास का, हर बैच में पढ़ाया वो क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ डाटा फॉर पब्लिक गुड, अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपेर, ये शायद नहीं बताया था मैंने, ये नहीं बताया, ये क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ डाटा फॉर पब्लिक गुड फॉर मल्टी रिसर्च एक्सपर्ट अकेडमी? आईएससी का है वैसे ये, जहां तक मुझे ध्यान है मैंने करंट अफेयर में शॉर्ट पॉइंट्स में नहीं कराया इसको, आईएससी बेंगलोर का है ये। और 100% क्वेश्चन तो हो भी नहीं सकते कि सब कराए हों। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 5G और उसके बियॉन्ड, कौन से मंत्रालय ने अनाउंस किया है 5G और उसके बियॉन्ड हैकाथॉन कराई है इंडिया फोकस कटिंग एज? ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा जरा बताना। 5G और उसके बियॉन्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने कराया है, पर इसमें दो ऑप्शन में अटक जाते हैं आप, मीटी या ये, दोनों इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मीटी और कम्युनिकेशन, इनमें कंफ्यूजन होता है आपको। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है ये, 5G इसके अंतर्गत आएगा। कौन सा शिप इंडियन नेवी के शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है? 8 ASW शैलो वाटरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं शिप नेवी के, उनमें से कौन नहीं है? महानव नाम का नहीं है, माहे, मलवान, मंगरौल ये सब हैं, महानव नाम का नहीं है। अब 8 के 8 शिप के नाम याद रखोगे तो कब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तो ना करते उसको। इसमें डिफेंस और साइंस का क्वेश्चन काफी आ गए थे, डिफेंस और साइंस काफी पूछा था। अच्छा एक क्वेश्चन ये बताओ,
ये मैंने बहुत बार तुमको बताया हुआ है, काफी बार बताया हुआ सवाल है। इसमें से कौन सा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी लाता है, कंज्यूमर को अवेयर भी करता है, और कस्टमर की कंप्लेंट अगर कोई आती है उसका निपटारा भी करने में मदद करता है? ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन, मैंने कहा था अपनी कंप्लेंट ओम्बड्समैन को भेज सकते हैं। पढ़ाया हुआ है, बता लेंगे वैसे सभी लोग। ये हर बैच में समझाता हूं मैं, अवेयरनेस के लिए भी बताता हूं कि कई बार आप फंस जाते हो किसी चीज में, तो आप कंप्लेंट ओम्बड्समैन को डाल सकते हो। हर बैच में बताता हूं ये। फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह को लेकर कई बार लोग परेशान होते हैं, एटीएम से पैसा निकल गया, कंप्लेंट किसको करें? ठीक, तो ओम्बड्समैन वाला ये स्कीम जो है, ये किसकी स्कीम है? ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन वाली स्कीम किसकी है? ये नीति आयोग की है, डीपीआईआईटी की है, इसरो या आरबीआई? बताया था सभी को, आरबीआई। ओम्बड्समैन स्कीम आरबीआई का है। अब मुझे बताओ, नोट्स में लिखने की बात तो नहीं है कि एटीएम से तुम्हारा पैसा निकल गया, कंप्लेंट किसको करोगे? समझाया हुआ है लेक्चर में, हर लेक्चर में समझा, हर बैच में पढ़ाया हुआ है कि आप लोग परेशान रहते हैं किसको कंप्लेंट डालेंगे। मैं बोलता हूँ आरबीआई ओम्बड्समैन को जाएगा, कुछ दिन पहले ही बताया था। पर ये लेक्चर में मिलेगा, अब ये नोट्स में नहीं मिलेगा। अब कोई बच्चा कॉपी पढ़ के गया, अरे सर ये क्वेश्चन आया मुझे पता ही नहीं चला, तो हर लाइन कॉपी में थोड़ी लिख पाओगे। डिस्कस करते करते कोई पॉइंट दिमाग में आता है, कई सारी चीजें बता देता हूं मैं। अब हर लाइन कॉपी में नहीं लिख सकते, इसीलिए बोल रहा हूं लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिसने लेक्चर सुना है उसके लिए आसान क्वेश्चन है और पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। बैंकिंग पढ़ाता हूं तब भी बताता हूं। ओम्बड्समैन आरबीआई के अंदर जहां कंप्लेंट डालते हैं आप, स्प्रिंट चैलेंजेस। स्प्रिंट चैलेंजेस क्या है ये देखो, 75 न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलप किए जाएं। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, एनआईओ, सब मिलकर बनाएंगे। नेवी का प्रोग्राम है, नेवी का प्रोग्राम है। स्प्रिंट चैलेंजेस के साथ कौन जुड़ा हुआ है? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का प्रोग्राम। VSIP is simple, safe and secure. You can complete your VSIP from wherever you are in India. You only need your PAN card and आधार कार्ड। पैन कार्ड आधार कार्ड खाली चाहिए होगा। VSIP की फुल फॉर्म क्या होती है? पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए। VSIP होता क्या है? कई बार आप डिजिटल सिग्नेचर वगैरह भी बनाते हो, तो आपको आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ वेरिफिकेशन करना होता है, उस पर ऐसे दिखा के स्क्रीन पर। इसे क्या बोलते हैं? कभी डिजिटल सिग्नेचर वगैरह भी बनाओगे ना, तो उसमें आधार पैन दिखा के वीडियो बोलना पड़ता है 2 मिनट कि मेरा नाम ये है, मेरा ये पैन नंबर, ये आधार नंबर। इसको बोलते हैं वीडियो बेस्ड कस्टमर आईडी प्रोसेस। इससे आपका वेरिफिकेशन होता है, VSIP इसको बोलते हैं। कभी कंपनी में डिजिटल सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं, तो वीडियो में स्क्रीन आएगी बनी हुई, आप उसमें बोलोगे मेरा नाम ये, मेरी ये कंपनी और ये मेरा आधार पैन, सामने दिखाते हैं ऐसे उसमें। तो ये वीडियो बेस्ड प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन का, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो पेपर ओवरऑल आसान नहीं था, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे और कुछ क्वेश्चन बहुत एब्सर्ड थे, इसीलिए इसमें कट ऑफ ज्यादा नहीं गई थी। पर ऐसा नहीं है कि आरोहण वाला स्टूडेंट जो हो उससे कुछ भी ना बन पाया हो, औरों की तुलना में ज्यादा ही बना के आए होंगे, और इसीलिए सिलेक्शन हुए भी, सिलेक्शन भी ठीक ठाक हुए। चलो ठीक है, हो गया पूरा। अब कल से फिर हम लोग 6:30 PM क्लास जो हमारी है वो कंटिन्यू हो जाएगी। साइंस एंड टेक का जो मुझे अपडेट कराना है वो करंट अफेयर के टॉपिक हैं। करंट अफेयर खुद भी कराना है और यूपी लोकल। अब 2 एरिया आपके मुझे कराने हैं, यूपी लोकल के 2 लेक्चर, बाकी करंट अफेयर चलेगा 15 मार्च तक का करना है। यूपीपीएससी एई वालों के लिए 15 मार्च तक का, जो जून में पेपर जिनके होंगे, ईएस वालों के लिए आएगा 10 मई तक का। तो टाइम पे अपडेशन होता रहेगा एग्जाम की डेट के अनुसार। तो करंट अफेयर जब मैं कराऊंगा तो साइंस एंड टेक का पेंडिंग पार्ट भी कवर हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा ये। और यूपी लोकल के लगभग 2 लेक्चर करने हैं। इसके बाद ये सारा काम खत्म, फिर क्वेश्चन करते रहेंगे। और अब कल क्वेश्चन नहीं, कल हम पहले थ्योरी वगैरह देखेंगे। पीडीएफ वगैरह मैं खुद बना के दूंगा करंट अफेयर आपको। करंट अफेयर आपका दिसंबर फर्स्ट वीक तक का हो गया है, मैं फिर कह रहा हूँ दिसंबर फर्स्ट वीक 2024 तक का हो चुका है, उसके आगे का होगा। क्वेश्चन वाले लेक्चर तो यूट्यूब पे भी डाल दिए थे, जो क्लासेस होंगी वो आरोहण पर ही होंगी। अब थ्योरी क्लास जो होनी है वो यूट्यूब पर नहीं, वो आरोहण पर ही रहेगा।
फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन वाला यूट्यूब पे भी डाल दिया था, जो अभी लेक्चर होने हैं थ्योरी वाले वो आरोहण पर ही चलेंगे एक्सक्लूसिवली। ठीक है क्लास, थैंक यू।